वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द वायरल रूम पॉडकास्ट। अभी भी इस इंडस्ट्री में स्कोप है। सो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं? कि सर अगली बार से मेरे को डायरेक्ट बुला लेना, ऐप से बुक करने की जरूरत नहीं है। आज भी सैलून इंडस्ट्री को देखते हैं तो वुमेन सेंट्रिक इंडस्ट्री, वो क्या चेंजेस हैं जो मेल ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे? मेरे पास डेटा है, मेंस का बिजनेस इज 60% एंड विमेन इज 40%। 3 से 5 मेंस आते थे जो पूछते थे क्या आप यहाँ पे मेंस वैक्सिंग करते हैं। क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, ये फास्ट लाइफ का एक इजी ऑप्शन है या कन्वीनियंस के नाम पे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं? आई थिंक कन्वीनियंस के नाम पे डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो। मैंने अपनी लाइफ में पोरियो में पैसे तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ही देखे। मार्केटिंग आपके हिसाब से सिर्फ ग्रोथ के लिए जरूरी है या फिर सर्वाइव करने के लिए भी जरूरी होती जा रही है? मार्केटिंग जो एक होता है इट्स अ कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, आपको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। तो आजकल जो ये कोरियन स्किन केयर का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, ये खाली एक हाइप है? थक गया हूँ कोरियन के बारे में सुन के ना। देखो मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर सकते हो। मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जिन पे लिखा हुआ मेड इन कोरिया, मेड इन जापान ऑल्सो, बट वो बन रहे हैं बवाना में। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। इसके अंदर एक पॉइंट और भी है जो सैलून इंडस्ट्री का एक डार्क सीक्रेट है। बेसिकली क्या ये एक सबसे बड़ा बिगेस्ट रीजन होता है सैलून के फेल होने का? कस्टमर भगवान है, कस्टमर किंग है। जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप जिम भी जाते हो तो 1 महीने में तो बॉडी नहीं बनती है। ऋतिक रोशन बोलता है ना कि बॉडी बनाने में टाइम लगता है। लोहे के मार्केट में ही लोहा बिकता है। जैसे गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड का रेट आज 90,000 प्लस है। आपको कोई 45,000 रुपए में देगा तो आप नहीं लोगे, बिकॉज आपको उसकी अवेयरनेस है। Welcome to the very first episode of the Viral Room podcast. I'm Manish Chawla, founder and director of Viral Bulls, and I'm excited to kick off this journey with all of you. ये पॉडकास्ट एक स्पेस है जहां हम उन लोगों से बात करेंगे जो इंडस्ट्री के अंदर का असली काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटर्स, ब्रांड बिल्डर्स, सबकी स्टोरीज, स्ट्रगल्स और स्ट्रैटेजीज बिना किसी शो ऑफ के। असली बातें, रियल इनसाइट्स जो शायद आपको कहीं और ना सुनने को मिले। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन का सफर, तो चलिए लेट्स डाइव इन। सो टुडे वी हैव 3 अमेजिंग पर्सनालिटीज विद अस, वरुण, सुशांत एंड रमेश, co-founders of Balance Salon. Since you all are with us, so everybody wants to know कि आप तीनों कैसे मिले, आप तीनों के दिमाग में कैसा आइडिया आया बिलांस को फाउंड करने का, एंड ये सारी चीजें कैसे अलाइन हुई? कपल ऑफ इयर्स बैक जब मैं एक फ्रेंचाइजी कर रहा था ब्रांड का, तो आई मेट मिस्टर सुशांत एंड ही वाज हेल्पिंग मी विद सेटिंग अप द सैलून एंड तब से हमारा कनेक्शन बना रहा। उसके बाद भी हम लोग 1-2 वेंचर्स किए हैं, 1-2 प्रोजेक्ट्स किए हैं साथ में। तो हमारे पास ये एक आइडिया था कि खुद से कुछ करें। बीच में जुड़े मिस्टर वरुण, मिस्टर सुशांत के साथ, तो हम लोग का आइडिया निकला कि एक प्रीमियम सैलून ब्रांड करना चाहिए। गैप है मार्केट में, एक एक अभी भी एक अच्छा नाम आ सकता है। तो यही था हमारा रीज़न। ओके, सो बेसिकली मैं इस इंडस्ट्री में 2017 में आया था। सो तब मैंने नहीं सोचा था मेरा करियर इतना अमेजिंग होने वाला है। सो व्हेन आई वाज मेट सुशांत जी, तो मैं उनको फ्लोर पे पहली बार मिला था एंड ही वाज गाइडिंग मी कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। दैट हमारी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। सो आई वाज लाइक यार, मैंने इनके बारे में बहुत सुना था। वो ब्रांड का नाम मैं नहीं ले सकता अभी। सो उस ब्रांड के शाहरुख खान थे। सो इन्होंने बहुत हेल्प करी मेरे को मेरे करियर में ग्रोथ के लिए, एंड एज अ बिग ब्रदर, एज अ मेंटोर मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इन द मेन टाइम हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे। सो मैं उस टाइम रमेश जी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ। तो उस टाइम पे रमेश जी, मैं, सुशांत जी मिले, तो हमारे बात बीच में काफ़ी सारी बातें हुई एंड तब हमने रियलाइज़ किया इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जो हम कवर कर सकते हैं। बेसिकली उन गैप को कवर करने के लिए ही, एंड बीच में कुछ ऐसे हमारे बीच इंसिडेंट हुए थे। सो हमें लगा कि हमें अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए। सो वहाँ से ये आइडिया आया। तब हमारे पास कोई नाम नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। एक आइडिया था और एक थॉट था कि हमें इस इंडस्ट्री में कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहिए जो अभी तक इस इंडस्ट्री में मिसिंग था। सो बस बिलांस वहीं से आया। एंड यू आर जस्ट फिलिंग द गैप्स। एग्जैक्टली। सो बेसिकली फ्रेंचाइज के ना बहुत सारे पेन पॉइंट्स होते हैं जो इस इंडस्ट्री में अभी भी कोई भी ब्रांड कवर नहीं करता है। सो बस उसी पेन पॉइंट्स को कवर करने के लिए वी इंट्रोड्यूस्ड बिलांस। दैट्स वंडरफुल। सो लाइक रमेश जी सेट कि मैं इनसे मिला था कपल ऑफ इयर्स बैक। ये एक अपना फ्रेंचाइज सेटअप कर रहे थे, तब मैंने इनकी उसके अंदर थोड़ी बहुत हेल्प की थी। तो तब से हम लोग टच में रहे एंड काफ़ी सारी बातें होती रही, मिलते रहे, और भी उसके बाद भी हमने 3-4 और प्रोजेक्ट्स करे एंड टचवुड बाय गॉड ग्रेस सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा गया। फिर
हमारे बीच में काफ़ी सारी बातें होती रहती थी, ब्रांड्स को लेके, काम को लेके, इस सैलून इंडस्ट्री को लेके, सैलून बिज़नेस को लेके। तो मुझे ये लगा कि मैंने जब अपना सोचा, बहुत वर्क किया कि कब राइट टाइम आएगा, कब राइट टाइम आएगा, कब राइट टाइम आएगा। फाइनली मुझे लगा कि अब राइट टाइम आ गया है। तो मेरे को अपने 16 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ मुझे लगी इस इंडस्ट्री में मिसिंग है, जो चीज़ ब्रांड मिस करता है या जो चीज़ ब्रांड नहीं दे पाता है, तो उन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया और मुझे लगा कि अभी भी इस इंडस्ट्री में स्कोप है, गैप है, जिसे मैं कवर कर सकता हूँ। और जैसा अभी वरुण ने बताया कि ही मेट मी इन 2017, यस, मैं 2017 में वरुण से मिला था। वरुण एक स्टोर पे मैनेजर की तरह था, मैं वहाँ पे एक विज़िट के लिए गया था। तो जब मैंने वरुण को वहाँ देखा, वरुण की बॉडी लैंग्वेज देखी, वरुण को एक्चुअल में काम करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि देयर इज़ अ स्पार्क इन हिम। तो तब से वरुण और मेरे बीच में दोस्ती हुई, हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और ग्रेजुअली, स्लोली साथ अपने मैं जहाँ-जहाँ काम करता रहा, मैं अपने साथ लेता गया। ब्रांड्स का तो मैं नाम नहीं ले सकता, बट हाँ, वरुण मेरे साथ था फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 2000 फ्रॉम 17 से लेके अभी 2025 चल रहा है, तो 7-8 साल से वरुण मेरे साथ है। और मैं जिस ब्रांड में भी गया हूँ, ज़्यादा ब्रांड्स में तो मैं नहीं गया। इस 16 साल में मेरी जर्नी कुल मिला के 4 ब्रांड्स की रही है, बट उसमें जो भी मिसिंग था, जो भी गैप्स थे, उसके ऊपर वर्किंग करके, उसके ऊपर डिसीजंस लेके आई हैव डिसाइडेड कि ठीक है यार, चलो टाइम आ गया, कुछ अपना करते हैं। और रही बात नाम की, बिलांस, तो इफ़ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रू, तो बिलांस नाम डिसाइड करने में हमें कम से कम 1 महीना लगा। सो आई मीन ये 3 जो लोग हैं हम लोग अभी, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट एंड वी कैन शो दिस इंडस्ट्री और क्या-क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। सो आप लोगों ने कैसे कर रखा है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर रखी हैं, कैसे है इसके अंदर अभी? अभी तो वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। हम लोग धीरे-धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिवाइड करेंगे। वी हैव आवर ओन फोर्टेज, एक-एक का एक-एक स्ट्रेंथ है, तो वी विल प्ले ऑन दैट, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एक-एक गैप्स में। सो दैट्स व्हाट द डेफिनिशन ऑफ अ टीम इज़। लाइक अगर वही मैं करेंगे। इंडिविजुअली एक्सपर्टीज देखना चाहूँ सबका, तो लाइक बीट बी यू, बीट बी सुशांत और बीट बी वरुण, तो आप तीनों की अपनी एक स्पेशलिटी होगी एक एक्सपर्टीज के अंदर। क्या आपकी वो एक्सपर्टीज है जो आपको एक बनाती है एक सलोन के लिए आपको एक्सपर्ट, या आपको लगता है कि आप लोग एक तीनों कोलैबोरेशन करके एक अच्छा एक सलोन बिल्डअप कर सकते हो, जो मार्केट के गैप्स हैं, जो यूजर्स के गैप्स हैं, ऑडियंस के गैप्स हैं, आप उनको फिल कर सकते हो और एक बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हो मार्केट के अंदर? तो वरुण जी आते हैं फ्रॉम द ऑपरेशंस बैकग्राउंड, ही इज़ वेरी स्ट्रांग देयर। सुशांत जी आते हैं, ही हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, हाउ शुड अ प्रीमियम आउटलेट लुक लाइक। आई ऑल्सो हैव सम ऑफ दैट सेंस। तो मेरा स्ट्रेंथ है बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, आई कैन कंट्रीब्यूट वेरी वेल देयर। सुशांत जी कैन कंट्रीब्यूट ऑन बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड ऑल्सो द टेक्निकल पार्ट। दैट्स ग्रेट। Yeah. So, like, India is a very price sensitive market, right? So, we are talking about premium salons. So, according to you, आज की डेट में भी जो रेगुलर सलॉन्स हैं एंड प्रीमियम सलॉन्स हैं, बट ऑब्वियसली प्राइसिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाई पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम रेगुलर सलॉन्स टू प्रीमियम सलॉन? इसके कई सारे रीजंस हैं। इफ़ यू सी, इंडिया इज स्टिल, जितना पॉपुलेशन है इंडिया में एंड देन द वे इट इज स्प्रेड, टियर 1 सिटीज़, टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़, आप देखोगे कि बहुत सारा मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। अब ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में होता क्या है? अ, किसी ने काम सीखा, वेरी गुड, काम सीखा, बट उनको ना हैंड होल्डिंग नहीं मिलती है, उनको एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिलती है, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में कौन एक्सप्लेन करेगा? एजुकेट नहीं है उनको। एजुकेशन नहीं है हम्म, उनके हम्म, पास। हम्म, उनके पास आपको इक्विपमेंट है नई सारी, ठीक है? वो उनको पता नहीं है, राइट? बी इट ऑन द फीमेल साइड और बी इट फॉर द मेन साइड, ठीक है? तो ये एक गैप है। तो प्रीमियम सैलून या एक सैलून ब्रांड जब बनता है, सो ब्रांड इज सपोज टू कवर ऑल दीज गैप्स कि आप अपना टेक्नीशियन का भी देखो, आप अपने
क्लाइंट्स का भी ख्याल रखो, उनको बेस्ट दो। तो ये आप तभी कर सकते हो व्हेन यू कवर ऑल द एरियाज, नॉट जस्ट फ्रॉम द लुक एंड फील, देयर इज क्वालिटी ऑफ सर्विस व्हिच मैटर्स। तो अब ये जब स्टाफ को ट्रेन करोगे, स्टाफ को बताओगे कि कंसल्टेशन कैसे करते हैं, राइट? इक्विपमेंट नए तरीके के जो इक्विपमेंट है उसको यूज कैसे करते हैं, तो दिस इज लाइक विन विन फॉर एवरीबडी। सिंस इंडिया का सैलून इंडस्ट्री $22 बिलियन का इंडस्ट्री बन चुका है, सो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, या आपको लगता है स्टिल देयर इज अ स्कोप कि नए प्लेयर्स भी एंटर कर सकते हैं और इनका ये गोल्डन मोमेंट है एंटर करने के लिए? लाइक आपने बोला मनीष जी, ये $22 बिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी है, एंड आपका क्वेश्चन ये था कि ये और बड़े प्लेयर्स हैं और नए प्लेयर्स के लिए मार्केट है, तो डेफिनेटली है। इंडस्ट्री इतना बड़ा है, ये 22 बिलियन में रुकने वाला नहीं है, ये अभी और काफ़ी और आगे बढ़ेगा ये। तो डेफिनेटली और नए प्लेयर्स की स्कोप है इसके अंदर। सो जैसा कि रमेश जी ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, डेफिनेटली हर इंडस्ट्री में स्कोप होता है, ऐसा मोनोपोली कभी कोई क्रिएट नहीं कर पाता है। सो हमारी इंडस्ट्री में भी जो गैप्स हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स मार्केट में आए हैं, उन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड्स आए हैं जिन्होंने काफ़ी गैप कवर करने की कोशिश की है, बट देर इज़ हमेशा रहता ही है हर स्टिल देयर जगह इज अ पर, हाँ। स्कोप। सो उसी गैप को कवर करने के लिए डेफिनेटली नए प्लेयर्स आ सकते हैं, एंड as a brand, as a name, we are also a new player, but not in experience. We are very experienced in the market, and we know all the flows, pros and cons. So बस वही सब gap cover कर रहे हैं. Just like you are coming in the industry, so you are saying that there is a scope of other players as well जो Definitely, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आएंगे इस इंडस्ट्री के definitely, अंदर। definitely, definitely. लाइक अभी रमेश जी ने बताया, वरुण ने बताया, तो मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। यस, इंडस्ट्री में स्कोप है, नंबर्स और भी बड़े होंगे, और भी ज़्यादा आएंगे, बट एज अ ब्रांड जो चीज़ें हम करने वाले हैं वो अभी इस इंडस्ट्री में कोई नहीं कर रहा है, राइट? वो सारे पेन पॉइंट्स, सारी चीज़ें, सारे मेरे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं मेरे साथ, जिनको भी मैं अपने साथ आगे पार्टनर्स बनाऊंगा, मैं पार्टनर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें फ्रेंचाइज नहीं बोलता, मैं उन्हें इन्वेस्टर नहीं बोलता। मेरे लिए पार्टनर है क्योंकि उनका पैसा मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने पार्टनर्स के लिए जो करने वाला हूँ आगे के लिए, और जो मेरे ब्रांड्स को लेके, ऑपरेशंस को लेके, हमारी चीज़ों को लेके जो प्लान्स हैं वो पूरी इंडस्ट्री से बहुत डिफरेंट है। तो मुझे लगता है येस, देयर इज अ स्पेस, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल ग्रो। सिंस आजकल ऑन डिमांड सैलून ऐप्स बहुत आ गए हैं, इनका ट्रेंड भी बनता जा रहा है, सो अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस आपको लगता है कि ये ऐप्स जो एक फिजिकल आउटलेट का एक्सपीरियंस होता है, उनकी वाइब होती है, उनकी एक्सपर्टीज होती है, ये वो चीज़ सर्व कर पाएंगे, या अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि क्लाइंट का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? So basically जो ऑन डिमांड सलोन्स घर पर आते हैं, सो वो आपको सैलॉन का वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाते हैं जो आपको पर्टिकुलरली सैलॉन में मिलता है। ठीक है, उनके पास एक तो टाइम का रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बिकॉज ऑलरेडी उनके अपॉइंटमेंट बुक होते हैं आगे, और जो आपको वो ऑरा एम्बियंस नहीं मिल पाता है, वो मेंटल पीस नहीं मिल पाता है घर पर, एंड आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते सर्विसेज के। बेसिकली अगर आप सैलॉन में जाते हैं तो आप मल्टीपल सर्विसेज करा सकते हैं अंडर द वन रूफ, वो आपको घर पर नहीं मिल पाता है। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा जो सलोन्स होते हैं उसमें नॉलेजेबल स्टाफ मिलता है जो लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, एंड एग्जैक्टली उनके पास वो टेक्निक्स एंड वो एजुकेशन होती है जो ऑन डिमांड सलोन्स प्रोवाइड नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ एजुकेशन बैरियर्स होते हैं उनके लिए, ट्रेनिंग बैरियर्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फिजिकल सलोन में मिलती हैं और ऑन डिमांड सलोन्स में नहीं मिलती हैं। और जैसा वरुण ने अभी बोला, मैं इसमें कुछ अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूँगा। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ठीक है, ये ऑनलाइन ऐप्स आई, ऑनलाइन सलोन्स आए, और मैंने खुद पर्सनली बहुत बार ट्राई करने के लिए, इंडस्ट्री को समझने के लिए, मैंने खुद बहुत अपॉइंटमेंट्स बुक करी, खुद बहुत बहुत बार मैंने बुलाया, सर्विस भी ली, काम भी करवाया, सब कुछ ठीक था, सब कुछ था, अच्छा था, कुछ मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये सस्टेन कितना करेगा, क्योंकि मैंने अगर आज तक 8 या 10 बार अपॉइंटमेंट ली, तो जो भी मेरे घर पे आया मेरी सर्विसेज करने या मेरी वाइफ की भी सर्विसेज करने, वो अपना नाम, नंबर और कार्ड दे गया कि सर अगली बार से मेरे को डायरेक्ट बुला लेना, ऐप से बुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है इसकी सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ आगे जाके क्या रहेगी पता नहीं। एडिंग टू व्हाट सुशांत जी, एक एग्जांपल है मेरे पास भी। सैलून इंडस्ट्री में आपके स्टेपल सर्विसेज हैं, जैसे फेशियल हो गया, वैक्सिंग हो गया, हेयर कलर हो गया, ये सब ठीक है।
बट थोड़ा सा लोग अभी अभी ये सर्विस भी नेल्स का जो है वो स्टेपल सर्विस बन रहा है, बट ऑन डिमांड एप्स जो है यहाँ पे मिजरेबली फेल हो गई हैं। अगर आप बोलोगे कि यार मैं एक नेल अपॉइंटमेंट के लिए ना ऑनलाइन बुलाती हूँ, तो आप डिज़ाइन के नाम पे रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे, नंबर ऑफ कलर्स पे रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे। जैसे नेल सैलून्स में जाओगे आप, 100 से 200 कलर मिलते हैं आपको। ये कैसे कैरी करके जाएँगे उतना? सो आई थिंक रिस्ट्रिक्शन इज देयर, यू आर यस, सेइंग। सो आई थिंक ये स्केलेबिलिटी और ये बिज़नेस को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। Like he is saying perfect. Like I said, कि sustainability will be tough. सो सुशांत जी, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, एक सैलून फ्रेंचाइज पार्टनर को सेलेक्ट करते टाइम आपके अकॉर्डिंग वो क्या की एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए? एंड अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है मार्केट में ये एक कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर लोग डिस्कशंस भी नहीं करते हैं? So अपना franchise partner select करते हुए मेरा जो मेन कंसर्न रहता है कि हाउ मच ही इज पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस. ही वॉन्ट्स टू डू दिस बिजनेस जस्ट बिकॉज कि यार कोई बिजनेस है, बिजनेस करा दो. यू वांट टू चेक हिज सीरियसनेस। या आई वांट टू नो कि कितना सीरियस है ये बिजनेस, उसका ब्रेड एंड बटर होने वाला है या जस्ट फॉर अ टाइम पास वो करना चाहता है. और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इस पर भी आना चाहूँगा थोड़ी देर बाद, आपको बताता हूँ. तो मेरे लिए उसका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस बिजनेस को कौन हैंडल करने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंसान, वो पार्टनर ऑलरेडी किस बैकग्राउंड से आता है. क्या वो वर्किंग बैकग्राउंड से आता है या बिजनेस फैमिली से आता है या बिजनेस बैकग्राउंड से आता है. तो ये मेरे लिए चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ब्रांड का नाम नहीं लूँगा. एक मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मैंने उनको सैलून करवाया था, और उनका सैलून वाकई में बहुत अच्छा चला, लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था. आफ्टर 15 से 16 महीने बाद क्या बोला उन्होंने मुझे कि सुशांत भाई मैंने तो ये बिजनेस खोला था ऐश और आराम करने के लिए, मैं तो मेरी रिटायरमेंट होने वाली थी, और ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, आप प्लीज इसको ना सेल करा दो. तो यस, मैंने उसको सेल कराया, जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उससे डबल पे सेल कराया. ठीक है, प्रॉफिट पे ही उनको एग्जिट कराया, लेकिन उनका पैशन नहीं था उस बिजनेस के लिए. तो ये सारी चीजें हैं. और कौन मेरे ब्रांड को इस नाम को, बिलांस नाम को अपना समझता है, कितना अपना मानता है, जितना मेरे को उसके लिए कंसर्न है अपने ब्रांड की इमेज को लेके, रेपुटेशन को लेके, क्या वो उस इमेज और रेपुटेशन को आगे कंटिन्यू कर पाता है, फॉलो कर पाता है, नहीं. तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो मैं कंसिस्टेंटली देखता लेके हूं. जाएगा नहीं जाएगा, Right. यू कैन से, राइट? सिंस सुशांत जी यू आर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम प्रीटी लॉन्ग टाइम, बट आज भी सैलून इंडस्ट्री को देखते हैं तो इट्स अ विमेन सेंट्रिक इंडस्ट्री. वो क्या चेंजेस हैं जो मेल ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, या ऐसे क्या मेजर चेंजेस करने चाहिए जिससे मेल ऑडियंस ज़्यादा अट्रैक्ट हो? एंड अदर देन दैट, अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि ये नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी बन सकता है ग्रोथ के लिए सैलून्स के लिए? ओके. सो मनीष, ये जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना, मतलब मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने जितने भी आउटलेट खोले, जो भी मेरे पास पार्टनर फ्रेंचाइजी लेने आया, उसका यही क्वेश्चन होता था. तो मैं हंसता था. मैं हंसता क्यों, कहता आप हंस क्यों रहे हो? मैं हंसता इसलिए था क्योंकि मेरे पास डेटा है, मैं डेटा पे बात करता था. तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस में ऐसे भी सैलून्स रहे हैं जहां पे मेंस का बिजनेस इज 60% एंड विमेन इज 40%. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन लोकेशन टू लोकेशन, एरिया टू एरिया. कभी कभार इसके अंदर हम ये भी लैक कर जाते हैं कि कभी कभार हम जब टीम हायर करते हैं एक सैलून के लिए, उस टीम में हम कभी कभार ऐसा कर जाते हैं कि हम मेंस की टीम तो बहुत स्ट्रांग हायर कर लेते हैं, लेडीज़ की टीम स्ट्रांग हायर नहीं कर पाते, क्योंकि जो लेडीज स्टाइलिस्ट होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी मेंस बार्बर से ज़्यादा होती है. जनरली मार्केट ट्रेंड है. तो हम उन्हें आर्टिस्ट बोलते हैं, स्टाइलिस्ट बोलते हैं, और हम मेंस वाले को बार्बर बोलते हैं. तो उस सैलरी के कॉम्प्रोमाइज़ करने के चक्कर में काफ़ी सारे ब्रांड्स और काफ़ी सारे स्टोर्स, और जो मैंने भी अपने पिछले एक्सपीरियंसेस में देखा है कि हम टीम वैसी हायर नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं बिजनेस अप डाउन हो जाता है. बट मेरा ओवरऑल जो मेरा अभी तक के नंबर्स रहे हैं, जो मेरा अभी तक की R&D रही है, तो वो लगभग 60-40, 40-60, 55-45 ऐसे रहता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 10% मेंस है और यू से 90% विमेन है, ऐसा कुछ भी नहीं है. और हाँ, एक और चीज़, आज की डेट में मेंस आर स्पेंडिंग मोर on their self grooming and on their looks, on their hair,
ऑन देयर फेस एंड ऑन देयर बेसिकली बॉडी. क्या आपने आज से पहले कभी सुना था कि मेंस वैक्सिंग कराते हैं? राइट? राइट. इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में, इतने टाइम से आज भी हमारे पास स्टाफ नहीं है, आज भी हमारे पास वो लोग नहीं है. आज भी मेरे कितने सारे स्टोर्स हैं या जो स्टोर्स थे उस पे हर हफ्ते में 3 से 5 मेंस आते थे जो पूछते थे क्या वैक्सिंग है, क्या आप यहाँ पे मेंस वैक्सिंग करते हैं. इसलिए मेंस वैक्सिंग भी ट्रेंड में आई. क्या अच्छा आप सलोन की बात करते हैं, क्या आपने आज से पहले मेंस के लिए इतने ज्यादा ग्रूमिंग ट्रिमर्स के नाम सुने थे? ग्रोइंग इंडस्ट्री है, यू आर सेइंग. नो, ग्रूमिंग मतलब मेंस ग्रूमिंग टूल्स आपने आज से पहले कभी सुने थे? एक उस तरह आता था, एक ब्लेड आता था, एक शेविंग फोम आता था. आज की डेट में यू नेम एनी ब्रांड, यू नेम फिलिप्स, Multiple आ गए हैं, यू नेम, आप कितने सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो आज की डेट में क्या बेच रहे हैं? मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, मेन ग्रूमिंग टूल्स, जैसे कि आपका एक फिलिप्स का शेवर ही उठा लेते हैं. राइट? तो अब इंडस्ट्री बदल चुकी है, आगे भी बदलेगी. मैं ये कहूँगा ट्रेंड के हिसाब से, और ये जो नई जनरेशन आ रही है, फॉर मी मेन एंड वीमेन बोथ आर इक्वल. ये दोनों इक्वल है. हम ये बोलें कि कभी विमेन से ज़्यादा बिजनेस आ रहा है, कभी मेन से ज़्यादा बिजनेस, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो इट्स कीप इवॉल्विंग. या इट्स कीप इवॉल्विंग एंड आई थिंक मैं इससे एग्री नहीं हूँ स्टेटमेंट से कि ये इंडस्ट्री विमेन सेंट्रिक है. अगर आज की डेट में कोई भी कलर लॉन्च होता है या कोई भी न्यू स्टाइल लॉन्च होता है तो वो मेंस और विमेन्स दोनों पे लॉन्च होता है. तो अडेप्टेबिलिटी आप कह रहे हो कि इक्वल है आज की डेट में. इक्वल है. लाइक रमेश, अभी नॉर्थ इंडिया का जो बिजनेस है पूरी सलोन इंडस्ट्री का 32% रेवेन्यू ड्राइव करता है. तो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि आने वाला जो अनटैप मार्केट है साउथ का, वो एक बिग अपॉर्चुनिटी है सलोन्स के लिए? Absolutely. I mean, I wouldn't say it is untapped. वहाँ पे भी बहुत काम हो रहा है. There are new brands coming up. People are becoming more aware. And आप एग्जाम्पल्स लेंगे, आप देखोगे जैसे अभी शादी का मौका है, जैसे नॉर्थ इंडिया में होता है, द एंटायर फैमिली गोज टू फॉर अ ग्रूमिंग सेशंस टुगेदर एंड देन घर पे बुलाते हैं ब्यूटिशियंस को. तो ये सब कुछ आजकल साउथ इंडिया में भी हो रहा है. सो यस, इफ देयर इज अ फर्दर स्कोप, डेफिनेटली यस, बहुत ज़्यादा स्कोप है बढ़ने के लिए साउथ इंडिया में भी ये बिजनेस के लिए. एक क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, जितने भी अभी मॉल्स ओपन हो रहे हैं न्यू, उनमें भी सलोन्स आ रहे हैं और ये रैपिडली ग्रो कर रहा है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फास्ट लाइफ का एक इजी ऑप्शन है या कन्वीनियंस के नाम पे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं सिर्फ? सर मनीष जी, मैं ना इस पे ऐड करना चाहूँगा कि जो आपका क्वेश्चन है, जो आपने क्वेश्चन पूछा, आपका क्वेश्चन का मतलब ये था कि जो मॉल्स में सलोन खुलते जा रहे हैं, ये अब आने वाले टाइम का क्या मतलब कन्वीनियंस का फैक्टर मतलब है ये कन्वीनियंस के लिए ओपन हो रहा है या अभी भी सिर्फ पैसे बनाने की मशीन ही है ये चीज़ भी? पैसे बनाने की मशीन भी? मैं आपका पॉइंट नहीं समझ पा रहा हूँ, बट मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ. सो एक टाइम था, टुडे आई एम लाइक 36 ईयर्स ओल्ड. एक टाइम था कि हम लोगों को सलोन का मतलब ये पता होता था कि घर के पास जाना है, और वो डे भी डिसाइड होता था कि जैसे संडे है तो संडे को हम लेट नहाएंगे, हमें सुबह पहले पास वाली किसी भी सलोन तो होते ही नहीं थे, बार्बर शॉप पे जाना है, वहाँ पे अपना हेयर कट कराना है, शेव करानी है, फिर घर आके हमें शावर लेना है. पहले ये ट्रेंड चलता था. बट जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है, चीज़ें फास्ट होती जा रही हैं, लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो मॉल्स में सलोन इसलिए खोले गए कि कोई भी बंदा अगर एक किसी मॉल में जा रहा है तो उसको सारी चीज़ें जो भी उसकी डेली नीड्स की है या जो जो उसको रिक्वायरमेंट है वो वहीं पे सारी फुलफिल हो सके. अंडर वन रूफ. या अंडर वन रूफ. जैसे फॉर एग्जांपल उसको शॉपिंग करनी है, वो कपड़े खरीद सके, उसको कुछ खाना है, वो अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सके, उसके पास टाइम है, वो रिलैक्स होना चाहता है तो एक अच्छा सा बॉडी स्पा ले सके, उसके पास टाइम है अगर वो अपनी ग्रूमिंग सर्विसेज भी कराना चाहता है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ मॉल में और मेरा शो है, मैंने एक मूवी की टिकट बुक कराई है, राइट. और मैं मॉल पहुंच जाता हूँ 1 बजे, लेकिन मेरे पास अभी 1 घंटा है, तो मैं उस 1 घंटे में क्या करूँगा? हो सकता है मेरा हेयर कट ड्यू हो सकता है मैं बियर्ड ड्यू, तो उस 1 घंटे को यूटिलाइज करने के लिए मैं एक सैलून में जाके अपनी सर्विसेज करा लूँ, मेरे पास जितना भी टाइम होगा. और लाइक यू आस्क द क्वेश्चन कि क्या कन्वीनियंस के नाम पे ज़्यादा पैसा चार्ज किया जा रहा है, तो सर देखिए,
कन्वीनियंस, जब भी कहीं पे कोई कन्वीनियंस आती है उसके लिए आप कन्वीनियंस फी देते हो, यू पे कन्वीनियंस फीस। और वो कन्वीनियंस फीस ये नहीं कि वो ब्रांड या कोई वो सैलून ओनर खुद कमाना चाह रहा है। एक्चुअली में जितने भी अच्छे मॉल्स हैं उनके रेंटल्स इतने हाई और इतने स्टीप होते हैं, तो आपको अपनी प्राइसिंग नॉर्मल हाई स्ट्रीट सैलून से ज़्यादा रखनी पड़ती है। रमेश जी, इस पे आपका क्या टेक है, आप क्या कहना चाहोगे? एब्सोल्युटली एग्री, बिकॉज उनका कैपेक्स और ओपेक्स दोनों हाई होता है, तो दे कैन नॉट ऑफर द सेम डिस्काउंट स्ट्रक्चर एज अ हाई स्ट्रीट आउटलेट। तो आई थिंक कन्वीनियंस के नाम पे डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो। हाउ मच इज अ डिबेटेबल पॉइंट। And what about their experience? What about the staff they are hiring? सर, यहाँ पे ना एक ब्रांड का एंगल मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप एक ब्रांड हो, ठीक है, तो ब्रांड का स्टोर एक हाई स्ट्रीट पे हो या मॉल पे हो, अगर वो ब्रांड का वो मॉल में उतने सर्विसेज लिस्टेड हैं, तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होगा। इट विल बी कंसिस्टेंट, बिकॉज उनके एसओपीज होते हैं, उनका एक ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं। तो ये सेम लेवल ऑफ ट्रेनिंग हर टेक्नीशियन को, हर स्टाइलिस्ट को, हर ब्यूटिशियन को मिलता है। तो सर्विस आई थिंक विल बी सेम, क्वालिटी ऑफ सर्विस, बट प्राइसिंग यस डेफिनेटली थोड़ा हाई रहेगा। सुशांत जी, लाइक टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर एक सलोन को ग्रो करने के लिए क्या यूनिक चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी होते हैं आपके अकॉर्डिंग? चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज? बोथ। वेल, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो जितने भी सलोन्स मैंने अभी तक टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में खोले हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। प्रॉब्लम एक आती है स्टाफिंग की, कि उनको स्टाफ चाहिए होता है टीयर 1 सिटीज से, मतलब मेट्रो सिटीज से। तो वहाँ पे थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि एक मेट्रो सिटी में काम करने वाला स्टाफ अगर कोई टीयर 2 और टीयर 3 में जाना चाहता है तो सैलरी ज़्यादा डिमांड करता है। प्लस वो वहाँ पे आपसे व्हाट यू से दैट, आपसे स्टे ले मांगता है, आपसे फूड मांगता है, आपसे एक्स्ट्रा पर्क्स मांगता है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं। बाकी अगर आप, मेरा एक्सपीरियंस जो ओवरऑल रहा है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में, मैंने जितने भी सलोन्स करे हैं वो बहुत अच्छे करे हैं। और एक मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपको कोविड का देता हूँ। तो जब कोविड आया था और कोविड के बाद जब सलोन खुले, फर्स्ट वेव के बाद, आई थिंक या सेकेंड वेव के बाद, सो जो जितनी भी मेट्रो सिटीज़ थी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सलोन 10 लाख की सेल मंथली कर रहा है, तो जब वो खुले तो उनकी सेल गई, ग्रेजुअली ग्रो हुई। पहले महीने 2 लाख, लोग डर रहे थे, बाहर नहीं आ रहे थे, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख। लेकिन जो मेरे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज वाले सलोन थे, अगर वो 10 लाख कर रहे थे, तो जब वो रीओपन हुए कोविड के बाद, तो उनकी सेल सीधा ही गई 8.5-9 लाख। तो ये वेरिएशन आया जो हमने देखा कि टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज आर वेरी गुड फॉर सलोन, क्योंकि अब वहाँ के भी लोग बाहर निकलना चाहते हैं। और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी सबके पास आजकल स्मार्टफोन्स आ गए हैं। सब लोग इंस्टाग्राम पे हैं, सब लोग फेसबुक पे हैं, सब लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, सब लोग सब देख रहे हैं कि हर जगह क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रूम होना चाहते हैं, और वो चाहते हैं। मैंने एक सर्वे करवाया था, एक यूपी की कोई सिटी है, टीयर 2 सिटी थी वो, तो हमने वहाँ पे सर्वे करवाया था। और वहाँ पे सर्वे में जो हमने लोग रखे थे, वो रखे थे लगभग 25 से 35 साल के बीच वाले लोग। तो जब हमने उनसे सर्वे करवाया था, वो सर्वे बस इतना था कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या जितने भी दिल्ली एनसीआर के ब्रांड्स हैं, मीडियम वाले, बड़े वाले, मीडियम वाले, क्या वो यहाँ पे आने चाहिए? तो किसी भी एक बंदे ने ना नहीं बोला था। उन्होंने बोला कि वो यहाँ पे आने चाहिए, सारे ब्रांड्स आने चाहिए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, क्योंकि उन ब्रांड्स तक जाने के लिए हमें 300-300, 400-400 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत अनकन्वीनियंट हो जाता है। और एक ये बात है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट स्टिल मैं बोलना चाहूँगा, मैंने अपनी लाइफ में बोरियों में पैसे तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में ही देखे। सो वरुण, जब आप ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थे, आप जब आपकी ड्यूरिंग पूरी जर्नी के अंदर, पूरे एक्सपीरियंस के अंदर, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं? ओह, ग्रेट क्वेश्चन। सो जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है मेरे ऑपरेशंस करियर के ड्यूरिंग, मेरे को ये फेस होता है स्टाफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। सो बेसिकली सब स्टाफ जो होते हैं उनको ये लगता है कि दे आर वेरी ट्रेन्ड, वेल एजुकेटेड,
एंड वो क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही है बिकॉज उनको लगता है उनको सब कुछ आता है। सो मैं उनको यही इंसिस्ट करता था बिकॉज आप क्लासेस में जाएं, एजुकेट हो, लेटेस्ट ट्रेंड्स सीखें, जिसकी वजह से आप अप टू डेट रहें। तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज स्टाफ ट्रेनिंग का ही है। इसके अलावा तो मुझे कोई चैलेंजेस फेस करने का मौका मिला नहीं अभी तक। मतलब ये एक गैप है जो एक आपने राइट, देखा ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस। राइट। तो रमेश जी, आजकल सैलून बिजनेस के अंदर मार्केटिंग आपके हिसाब से सिर्फ ग्रोथ के लिए ज़रूरी है या फिर सर्वाइव करने के लिए भी ज़रूरी होती जा रही है? सर ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई एम सेइंग इंटरेस्टिंग बिकॉज़ बहुत लोग जब एक आउटलेट सेटअप करते हैं, तो बेस्ड ऑन द ब्रांड रिकमेंडेशन या उनका खुद का एक सोच होता है कि यार पहले हमारा सैलून उठना है, तो हम बहुत ज़्यादा पैसे पंप करेंगे, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स बुलाएँगे, लॉन्च पार्टीज़ करेंगे, तो ये सब कुछ सोशल मीडिया पे जाएगा, फिज़िकल मार्केटिंग करेंगे एंड वहाँ पे लोग छोड़ देते हैं। तो एक मार्केटिंग जो एक होता है, इट्स अ कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट। अगर आप जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, आपको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तो मार्केटिंग भी ना बहुत कॉन्टिन्यूस सिमिलर चीज़ प्रोसेस है, है, राइट? सिमिलर चीज़ है ये। आप कभी इसको छोड़ नहीं सकते हो। तो अगेन ब्रिंगिंग द पॉइंट ऑफ ब्रांड, ब्रांड वाले इंसिस्ट ये इसलिए हम लोग भी यही इंसिस्ट करेंगे हमारे पार्टनर्स से कि आप एक परसेंटेज, डेडिकेटेड परसेंटेज हमेशा मार्केटिंग बजट में रखिए। इट इज़ ऑलवेज अबाउट कि हर बंदे को बताना है कि मैं हूँ, ये मेरे पास सर्विसेज हैं, आज मेरे पास ये डिस्काउंट्स चल रही हैं, राइट? हमारा हमारा क्लाइंट का फीडबैक देखिए, तो ये कहाँ जाएगा? उनको कैसे पता चलेगा? लाइक थ्रू मार्केटिंग। टेस्टिमनीज एंड ऑल। एग्जैक्टली, थ्रू मार्केटिंग। तो मार्केटिंग जो है एक कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। एक्चुअली ग्रो आप चालू करोगे, बिग बैंग करोगे, बट यू विल कंटिन्यू इन्वेस्टिंग। विद सम सॉर्ट ऑफ बजट यस, यू नीड टू कैरी ऑन दैट पेस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लाइक आजकल एक हर साल उनका चैलेंज रहता है, लाइक टीम ट्रेनिंग एंड स्टाफ रिटेंशन का। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके क्या पर्सनल अप्रोचेस रहे हैं एंड क्या सॉल्यूशंस रहे हैं इस चीज़ को लेके? ओके, सो टीम ट्रेनिंग एंड स्टाफ रिटेंशन। सर देखिए, टीम ट्रेनिंग और स्टाफ रिटेंशन की प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में है, नो डाउट। मैं इससे आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट उसमें भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो जो आज की डेट में जो नया स्टाफ है, नई टीम है, नए लोग हैं, जेनजी लेट्स से जो 2001 में जो बॉर्न हुए हैं, दे आर मोर टूवर्ड्स ट्रेनिंग। उन्हें पता है ट्रेनिंग क्या है, बिकॉज सी लाइक थिंग्स आर इवॉल्विंग वेरी फास्ट। आज एक हम नया स्टाइलिंग सीखते हैं, नया प्रोडक्ट करते हैं, फट से अगले हफ्ते एक नया प्रोडक्ट आ जाता है उसी सेम ब्रांड का, एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो ट्रेनिंग येस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेंशन, येस रिटेंशन हम फेस करते हैं, क्योंकि आज लेट से एक स्टाफ आज यहाँ है, 6 महीने बाद वो किसी और सैलून में होता है, फिर 6 महीने किसी और सैलून में होता है। उसके पीछे मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो मेन रीज़न रहता है वो रहता है कनेक्ट, बॉन्ड, और आपका कितना पर्सनल बॉन्ड आपने उसके साथ बनाया। आपने उसको एज अ फैमिली रखा या एज अ स्टाफ और या एज अ सिर्फ एम्प्लॉय रखा। आपको उनका भरोसा जीतना होता है, आपको उनका भरोसा कमाना होता है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। कोई भी एक दिन में या एक महीने में आपका परमानेंट नहीं हो जाता। आप उसको एक विजन दिखाते हो, आप उसको उसकी सेल्फ ग्रोथ दिखाते हो, आप उसको ये दिखाते हो कि आज आप यहाँ हो, आज आप मेरे साथ यहाँ पे हो, लेकिन आज से 3 साल बाद आप मेरे साथ यहाँ पे चले जाओगे। तो उस इन सब चीज़ों को मैनेज करते करते स्टाफ रिटेंशन हो जाता है, बट इट ऑलवेज डिपेंड कि पर्सन टू पर्सन ऑल्सो। आप सबको भी नहीं रिटेन कर सकते, बिकॉज कभी कभार बहुत सारी ऐसी डिमांड्स होती है जो अनफेवरेबल होती है, करेक्ट। तो वो आपको इग्नोर भी करना पड़ता है। तो हाँ, मैं ये कहूँगा कि अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी तक अगर परसेंटेज वाइज बात करूँ, तो मैं ट्रेनिंग स्टाफ को भेज पाया अगर वो ट्रेनिंग की वर्थ थी और उस ट्रेनिंग का उसको सर्टिफिकेट मिल रहा था, उस ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट पे उसको फोटो मिल रही थी और हम उसको सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर रहे थे, तो वो हमेशा उस ट्रेनिंग पे गया। और रही बात रिटेंशन की, तो मुझे लगता है कि मैंने आज तक अपना जिन भी लोगों के साथ काम किया है या जिस टीम ने मेरे साथ काम किया है, 85% मैंने लोगों को रिटेन किया। तो दैट्स वंडरफुल। वरुण, आपको क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? एग्जैक्टली सर, मैं भी इसी में यही ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली हमको जो रिटेंशन करना होता है वो पर्सनल बॉन्ड पे ही होता है। जितना ज़्यादा स्टाफ आपसे कनेक्टेड फील करेगा, जितनी ज़्यादा आप उसको ग्रोथ दिखा पाओगे, बिगर पिक्चर दिखा पाओगे, तो वो आपके साथ रिटेन करेगा।
बस यही एक पॉइंट है जो मुझे ऐड करना था। बाकी रमेश जी। सर सेल्फ ग्रोथ जो बोल रहे थे सुशांत जी, ये सेल्फ ग्रोथ का ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है ट्रेनिंग। जब तक वो टेक्निकल पर्सन अपने अपने आप को वो मेंटेन करेगा in terms of new techniques, in terms of learning about new products, new equipment, तो तब फिर उसकी सेल्फ ग्रोथ नहीं होगी। अगर वो सेल्फ ग्रोथ नहीं है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो ये आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ट्रेनिंग अभी ब्रांड जो हैं प्रोडक्ट कंपनीज के साथ काफ़ी टाइप्स करती हैं, तो अब ये प्रोडक्ट यूसेज का ट्रेनिंग, आप टेक्निक्स का ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक ऑल द टेक्निकल पीपल व्हेन देयर इज अ ट्रेनिंग कैलेंडर, दे शुड अटेंड द ट्रेनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Like it's getting ongoing exercise now. यस, इट्स अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। यस सुशांत जी, आपको क्या लगता है कि लाइक आजकल सैलून्स के टुवर्ड्स क्लाइंट्स की लॉयल्टी डेड हो चुकी है? लाइक क्लाइंट आज के डेट में वन सैलून टू अनदर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आपके अकॉर्डिंग आपका सिनेरियो क्या है कि आप उस कस्टमर को कैसे लॉयल बनाओगे? तो मनीष, इसमें क्या है ना, जैसे आपने बोला कि क्लाइंट की लॉयल्टी डेड हो गई है। मैं नहीं कहूँगा क्लाइंट की लॉयल्टी डेड हो गई है। मैं कहूँगा जो मार्केट में सैलून्स हैं उनके सर्विस करने के कंसिस्टेंसी में चेंजेस आने लग जाते हैं, तब क्लाइंट मूव होता है, तब क्लाइंट इधर उधर जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आज की डेट में सब कोई, हर एक बंदा वेल अवेयर है। मैं एक सैलून पे आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, 1 महीने से आ रहा हूँ, आज मुझे आते आते 6 महीने हो गए। तो जो पहले महीने में जो मुझे ट्रीटमेंट मिलता था, जैसा वेलकम मुझे दिया जाता था, जैसा मुझे किंग फील कराया जाता था, जैसे मेरे को चाय कॉफ़ी पिलाई जाती थी, जैसे मेरा टेक केयर किया जाता था, घर जाने के बाद भी एक कॉल आता, सर इज एवरीथिंग इज फाइन, यू लाइक द सर्विसेज, यू लाइक टू गिव एनी फीडबैक, वो सब बंद हो जाता है। 6 महीने बाद दे टेक यू वेरी नॉर्मल, वेरी कैजुअली, हाँ ठीक है, ये आता है, ये बंदा आता है, आएगा, पैसे देगा, काम करा के चला जाएगा। समहाउ वहाँ पे वो सैलून उस क्लाइंट को मिस कर जाता है, क्योंकि क्लाइंट वो सेम इम्पोर्टेंस नहीं फील कर पाता जो वो पहले करता था। स्पार्क को मिस हाँ, करता है वो वहाँ पे। स्पार्क को मिस करता है। एंड सेकंड पॉइंट कि अब क्लाइंट बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, सबको सब कुछ पता है। तो अगर कोई भी क्लाइंट आपका खराब हुआ है ना, वो आपको कभी बताएगा नहीं। अच्छा क्लाइंट हमेशा 10 लोगों को जाके बताएगा, यार इस सैलून में जाओ। जो बुरा क्लाइंट होगा ना, जिसके साथ कुछ खराब हुआ होगा, या जिसके साथ जो भी कोई भी मिस हैपनिंग हुई होगी, वो कभी भी ना आपको बोलेगा ना बताएगा, बस पेमेंट करेगा और दोबारा कभी नहीं आएगा। सो रमेश जी, सैलून इंडस्ट्री स्टाइलिस्ट ड्रिवन इंडस्ट्री क्यों बनती जा रही रादर देन ब्रांड ड्रिवन इंडस्ट्री? आपके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए कितना प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग बिजनेस हो सकता है? सर ये ना पहले हमको ना ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, ये थोड़ा स्टाइलिश ड्रिवन इंडस्ट्री है। देर आर रीजन्स इन इंडिया जहाँ पे लोग स्टाइलिश के लिए जाते हैं, ब्रांड के लिए नहीं जाते हैं। बट इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। हाउ कैन यू डू दिस? आप जनरली ब्रांड जो सैलून ओनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि यार मैंने एक स्टार स्टाइलिस्ट को उठा के लाया है, ठीक है, मैंने हायर किया है वो स्टार स्टाइलिस्ट को, तो वो स्टार स्टाइलिस्ट को सारा इम्पोर्टेंस दो, ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंस दो, एक रीज़न है आपको उसको लेके आने का, बट आप दूसरों को इग्नोर मत करिए, ठीक है। आप जब इग्नोर करोगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो भी उसके पास जाएंगे, एंड जब वो बंदा छोड़ के जाएगा तो इट विल इम्पैक्ट योर बिजनेस। बट अगर आप अदर वे देखोगे कि आप सबको ब्रांड अप्रोच लगाओगे, जैसे आप एसओपीज हैं वो इम्प्लीमेंट करोगे, राउंड रॉबिन, ये सारे कुछ, तो देन सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, आपके पास सारे स्टार होंगे, एंड लॉन्ग टर्म में ये इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदेमंद है, बिकॉज हम किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सबको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। I would like to add, like what रमेश जी saying, कि हमें ना कोई भी सुपर स्टार नहीं चाहिए। वी वांट ऑल टू बी स्टार्स। जब आप सारे स्टार्स, सबको स्टार्स बनाओगे ना, तो सारे स्टार्स आपके साथ ही रहेंगे। लाइक मैं भी इसमें ऐड करूँ कि एक पर्सन की सेंचुरी बनाने से नहीं होता, जब सारी टीम सेंचुरी बनाती है तो फिर आपको एक सक्सेस स्टोरी मिलती है। फ्रेंचाइज मॉडल वर्सेस ओन स्टोर, आपके हिसाब से कौन सा मॉडल ज़्यादा सस्टेनेबल है एंड व्हाई? इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेंचाइजी ओनर, हाउ सपोर्टिव दे आर। लाइक अगर वही क्वेश्चन आ जाता है कि अगर फ्रेंचाइजी ने
अपने मूड के लिए बिजनेस खोला है, तो इट शुड बी अ कंपनी स्टोर। अगर फ्रेंचाइजी उतना ज़्यादा पैशनेट है जितना ज़्यादा ब्रांड, एंड वो हैंड टू हैंड करके बिजनेस को ग्रोथ करना चाहता है, तो इट शुड बी अ फ्रेंचाइज स्टोर। टोटली डिपेंड ऑन द फ्रेंचाइज पार्टनर। मैं एक छोटा-सा मैं उसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करूँगा आंसर, आई मीन दूसरा पर्सपेक्टिव दूँगा। अगर आप जैसे अभी आपका इनिशियल मीटिंग है, जहाँ आप फ्रैंचाइज़ी को, हमारे पार्टनर को असेस कर रहे हो कि वो कितना पैशनेट है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर कहीं आपको लगता है कि ये फ्रैंचाइज़ी हमारे ये पार्टनर में बहुत सारा पैशन है, हम्म, बट थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लैक करता है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस उनका डाउन है, तो मैं ब्रांड एज़ अ ब्रांड मैं जाके उनको ये बताऊँगा कि आप एक थोड़े समय तक, आई विल नॉट पुट अ टाइम फ्रेम, नंबर नहीं बोलूँगा, थोड़े समय तक आप एक एक ना ये मॉडल ट्राई करो जहाँ कंपनी ऑपरेटेड है। व्हाट दिस विल डू इज़ हेल्प देम टू लर्न, learn. एंड देन उसके बाद आप हाथ छोड़ दो, फ्रैंचाइज़ी विल टेक इट ओवर। सो वरुण, आपके हिसाब से बिजनेस में लोकेशन और सर्विस क्वालिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर बिजनेस में, सलोन सलोन बिजनेस में लोकेशन इज द की फैक्टर। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है हम्म, तो हाफ ऑफ द बैटल तो आप वैसे ही जीत जाते हो। हम्म, बिकॉज अगर आप एक नेगेटिव लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हो, लाइक ऐसी लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हो जो बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, या फुटफॉल कम है या वहाँ पे? फुटफॉल कम है, या आप लैक ऑफ एक्सपीरियंस होते हो उसमें, जो लोग फ्रेंचाइज नहीं करते हैं, जो लोग खुद का आउटलेट करते हैं, जिनको कम एक्सपीरियंस होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सस्टेन करने में, बिकॉज वो ऑलरेडी एक गलत लोकेशन सेलेक्ट कर चुके हैं। वहीं अगर आप एक ब्रांड का फ्रेंचाइज लेते हो, एक एक्सपीरियंस आता है आपके पास, तो ब्रांड उसमें आपको हेल्प करता है टू फाइंड अ बेटर लोकेशन, एंड ब्रांड आपको अच्छी लोकेशंस के साथ साथ एक अच्छी टीम भी प्रोवाइड करा पाता है, जिससे आप सर्विस अच्छा कर पाते हो। सो ब्रांड आपको लोकेशन देता है, लोकेशन के साथ आपको क्लाइंट्स देता है, लेकिन उनको सस्टेन करने के लिए आपको अच्छी एक टीम चाहिए। टीम आती है एक्सपीरियंस से, और टीम आती है, सो आपको एक अच्छा सर्विस मिलता है सलोन में। Like Varun said, yes, location plays a very important role. मैं जब भी फ्रेंचाइज की मीटिंग करने जाता हूँ तो मैं हमेशा एक ही 3 चीज़ बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये चीज़ भी समझी, आप लोकेशन होने के बाद आपको एक ब्रांड भी चाहिए होता है, ब्रांड होने के बाद आपके पास एक बार तो कस्टमर आ जाता है, दूसरी बार वो रिटेन और सस्टेन तभी होता है जब आपकी सर्विस क्वालिटी, एम्बियंस और उसको वैसा ट्रीटमेंट मिलता है। सो लाइक यू टोल्ड मी कि अभी स्टाइलिस्ट की जो ट्रेनिंग होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है? व्हाट अबाउट सैलून ओनर्स? सर सलोन ओनर्स की ट्रेनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जितना कि स्टाइलिस्ट की। सो बेसिकली सलोन ऑपरेशंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सलोन ओनर्स को नहीं पता होती हैं। इसके लिए हमने डेडिकेटेड प्लान्स बना रखे हैं ओनर्स के लिए बैलेंस में, जिसमें हम स्टाफ सलोन ओनर्स को डेडिकेटेड ट्रेनिंग्स पर भेजेंगे, जिसमें उनको सलोन ऑपरेशन का डेप्थ नॉलेज दिया जाएगा कि सलोन ऑपरेशंस में क्या डूज एंड क्या डोंट्स होते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो आपको माइंड में रखने होते हैं, जिसके बिहाफ पे आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं, एंड सलोन को एक ग्रोथ के लिए मतलब ग्रोथ पाथ पे लेके जाना होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि लाइक आपको इंसेंटिव प्लान कैसे बनाना है, आपको लाइक रोस्टर कैसे बनाना है, आपको लाइक एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, लाइक मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे करनी है, ये सारे बहुत सारे एक रोड मैप आप उनको पूरा एग्जैक्टली ये बताओगे जो क्या कोर्स है roadmap हो हमने सकता डिज़ाइन है? किया है, इसके अंदर ये सारी अवेलेबिलिटीज़ होती हैं, जिससे सलोन ओनर को लर्न करने में और इस बिज़नेस को रन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आजकल जो ये कोरियन स्किन केयर का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, ये खाली एक हाइप है या इंडियन सैलून मार्केट के अंदर भी इसका अच्छा खासा पोटेंशियल होने वाला है? मतलब आपके अकॉर्डिंग आपके व्यू पॉइंट क्या है इस पे? यार अगेन ये कोरियन, मैं थक गया हूँ कोरियन के बारे में सुन के ना। फिर जहाँ देखो कोरियन स्किन केयर, कोरियन ये, कोरियन ग्लास वो, स्किन। कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट, जिसको देखो कोरियन के बारे में बात करे। भाई यहाँ जापानीज आ गया मार्केट में, उसके बारे में कौन बात करेगा? सो बेसिकली क्या है, मतलब कोरियन को ना बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड कर दिया इंडिया में, बिकॉज कोरियन स्किन केयर जो बनाया गया है वो कोरिया के लोगों के हिसाब से बनाया गया है, और लोग आजकल उसको इंडिया में उठा के बेच रहे हैं। सो मेरा ये मानना है कि हर स्किन टाइप अलग होती है। अब आप इंडिया की बात कर लो, आप जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर लो, और आप उत्तर प्रदेश के लोगों की बात कर लो, वहीं आप साउथ में चले जाते हो तो इतना वेरिएशन आ जाता है स्किन में। कलर्स में, टाइप्स में, सब में एग्जैक्टली वेरिएशन है वो एग्जैक्टली एक। हाँ। किसी की स्किन में मेलेनिन ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जिससे हम सेम ट्रीटमेंट सबको नहीं दे सकते। और अगेन हम लोग यही कर रहे हैं कि कोरियन स्किन लाए और अपने ऊपर लगा लिया, सबको अलग रिजल्ट्स मिलते हैं, सबके स्किन टाइप अलग है।
सो बेसिकली आपको वो ध्यान में रखना है आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली कि आपको क्या प्रोडक्ट सूट होता है। सब कोई कोरियन उठा रहा है, वो सबको बट कोरियन नहीं सलॉन्स जाता भी है। तो उसको अडाप्ट कर रहे हैं ना, कोरियन फेशियल्स ट्रीटमेंट्स, तो वो कितना मतलब पोटेंशियल है उस चीज के अंदर? सर देखो, मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोरियन के नाम पे ना कुछ भी बेच रहे हैं, ठीक है? बोलते कोरियन है और लगा वो नॉर्मल फेशियल देते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे सैलून्स हैं जो मैंने खुद से देखा है, ब्यूटी एक्सपो में जाते हैं एंड 500 रुपए की किट उठा के लाते हैं और उसको आपको 15,000 रुपए का कर देते हैं। क्लाइंट को ना बेसिक नॉलेज ही नहीं है, बस वो आजकल एक हाइप हो गया ना कि कोरियन है तो अच्छा है। मतलब प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। प्रॉपर अवेयरनेस हम्म, नहीं है कोरियन ट्रीटमेंट के बारे में। कोरियन ट्रीटमेंट एक सब बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होते हैं जो आपको एक हाई एंड सैलून में मिलते हैं या एस्थेटिक क्लिनिक्स में मिलते हैं। जनरली आपको ये प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपको कोई सस्ते प्राइस पे कोरियन करा रहा है, सो मेरे हिसाब से वो फेक है। दिस इज लाइक राइडिंग द वेव। आप ये हाइप मत देखो, आप ये देखो एज अ सैलून ओनर या आप कोई ब्यूटिशियन हो तो आप ये देखो कि कोरियन अपने स्किन एनालाइज कैसे करते हैं, वो टेक्निक सीखो ना। आप ये क्लाइंट को मतलब बेवकूफ बनाने का क्यों देख रहे हो? और लाइक जैसा दोनों ने कहा ये सच है। जैसे कि नाम नहीं लूंगा, मैं भी नाम नहीं लूंगा, बट सीरियसली मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जिन पे लिखा हुआ मेड इन कोरिया, मेड इन जापान ऑल्सो, बट वो बन रहे हैं बवाना में। ठीक है, तो ये मतलब हाँ हाँ, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जो मैं एब्सोल्युटली। अभी ऑनलाइन नहीं बोल सकता, बस सिर्फ घुमाने के लिए। और कस्टमर क्या है, कस्टमर सीधा है। तो राइट। फिर स्टिकर कस्टमर अप्लाई कर रहे हैं हाँ, मेड इन कस्टमर कोरिया एंड कस्टमर 2 जापान। मिनट में मुझे एक कोई सज्जन थे, उन्होंने मुझे एक बात कही थी। एक हेयर स्टाइलिस्ट और एक ब्यूटिशियन या बेसिकली इस इंडस्ट्री के लोग इतने ज़्यादा आपको कंट्रोल कर लेते हैं कि वो एक डॉक्टर को भी बोले ना कि घर पे जाके आपको प्याज और लहसुन बालों पे लगाना है, आपके बाल आ जाएंगे, तो डॉक्टर भी वो काम करने लग जाएगा। बिकॉज एक बिलीव सिस्टम डेवलप हो जाता है टुवर्ड्स योर स्टाइलिस्ट, टुवर्ड्स योर थेरेपिस्ट, सो लोग उनकी बातें मानते हैं। अब बेसिक सी चीज़ बोलूँगा यार, आप सैलून जाओ, किसी भी स्टाइलिस्ट को बोलना भाई कोई फेशियल मत कर, कुछ मत कर, तू मेरे क्लेंजर से फेस क्लीन कर दे और आप एक बार वो करा के देखना, आपको ना फेशियल लाइक रिजल्ट मिल जाएंगे। बट वो ना टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। लोग ट्रीटमेंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं। एक के ना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लाइक जब कोई स्टाइलिस्ट आपको रेकमेंड कर रहा होता है ना कि आपको 2 सिटिंग लेनी है, 3 सिटिंग लेनी है, तो वो एक्चुअल में होता है। बिकॉज़ वो आपकी स्किन डायग्नोस करके आपको वो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, जो आपके लिए एक्चुअल में वर्क करता है। तो आपको अपने स्टाइलिस्ट को ट्रस्ट करना चाहिए एंड बेसिकली। घर जाके भी आपको और फॉलोअप्स करने पड़ते हैं। फॉलोअप्स एग्जैक्टली, कर रहे हैं और एग्जैक्टली। आप बहुत सिंपल चीजें डालो, जैसे आपको बोलते हैं कि भैया बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाओ, राइट। तो ये बहुत हेल्प करता है। तो ये सब चीजें करो। कोरियन स्किन क्यों चाहिए यार, तो हम हमारे भारतीय हैं। हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बट नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है? उसका एक सैलून केयर रेंज होती है, फिर एक होम केयर रेंज होती है, फिर एक वीकली केयर भी रेंज होती है। तो आपको ये सब स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सो लाइक यू टोल्ड कि एक होम केयर रेंज होता है एंड सैलून केयर रेंज होता है। बट आजकल बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट ये भी रहती है कि जब वो सैलून में विजिट करते हैं, जो स्टाइलिस्ट होते हैं वो ओवर सेल करने की कोशिश करते हैं, राइट? अब ये चीज़ के पीछे लाइक ओनर्स का प्रेशर होता है या स्टाइलिस्ट अपने कमीशंस के लिए कर रहा है? एग्जैक्टली क्या सिनेरियो होता है ये? देखिए, इसमें ना कोई ओनर का प्रेशर होता है, ना कोई कमीशन का सिनेरियो होता है। कोई भी अगर स्टाइलिस्ट या स्टाफ किसी भी चीज़ को रेकमेंड करता है, तो उसके पीछे रीज़न होता है उसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग। उसको ट्रेनिंग में बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि अगर आप कस्टमर का कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, एक्स वाई जेड, आप हेयर पे कर रहे हो, स्किन पे कर रहे हो, बॉडी पे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, और अगर उसकी वो बाद में कंप्लेंट लेके आता है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल हिम, टू गाइड हिम, टू गिव अ प्रॉपर नॉलेज दैट मैम ये एक हमने ट्रीटमेंट आपका सैलून का कर दिया, इसके बाद ये आपकी होम केयर रेंज है, और 15 दिन बाद आपको दोबारा इसकी रिफ्रेश सिटिंग के लिए भी आना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे केराटिन बहुत चली थी, केराटिन बहुत हुई हुई नहीं। अब केराटिन में कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी बार हुआ। अब केराटिन में हमें उनको बताना पड़ा कि मैम आज हम आपकी केराटिन करेंगे, आपको अगले 2 दिन और आना है, आपको हम आयरन करेंगे, उसके बाद आपको थर्ड डे आना है, हम आपका यहाँ पे केराटिन शैम्पू से ही वॉश वॉश करेंगे, करेंगे। और ये केराटिन स्टे रहे, आपके बालों में रहे, और आपके बालों में 6 महीने तक रहे, 5 महीने तक रहे, उसके लिए यू हैव टू यूज अ प्रॉपर प्रोडक्ट।
जो हम आपको रेकमेंड करेंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करोगे तो वी विल नॉट टेक दैट गारंटी कि आपके बालों में रहेगा ही नहीं रहेगा। और रही बात, आई वुड लाइक टू अगेन करेक्ट माई सेल्फ ओनली, ये जो मैंने अभी बात बोली कि केराटिन 3 महीने रहेगी, 4 महीने रहेगी, 6 रहेगी, ये स्टेटमेंट ही गलत है। कोई भी ट्रीटमेंट 6 महीने 8 महीने तक नहीं रह सकता। इसका साइंटिफिक आंसर ये आता है कि इट विल स्टे टिल 50 वॉशेस, 40 वॉशेस, 35 वॉशेस। एक विमेन एक हफ्ते में कितनी बार बाल धुला रही है, बाल धोने जा रही है, कितनी बार हेड वॉश करा रही है। तो इसका साइंटिफिक आंसर ये कहता है इट विल स्टे टिल 30 वॉशेस, 40 वॉशेस और 50 वॉशेस डिपेंडिंग ऑन अ प्रोडक्ट, कि आप कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हो। आपका क्या कहना है इस पर रमेश जी? बट ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। एग्जैक्टली मैं भी क्यों? यही बोलना चाहता हूँ। क्योंकि बिकॉज देखो, आप सैलून ओनर हो, आप प्रेशर तो डालोगे टेक्नीशियन के ऊपर राइट। यार कि आप क्लाइंट को कन्विंस क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक रोल है सैलून ओनर का ब्रांड की तरफ से कि यार पुश करो ना, आप सेल कैसे उठेगा मेरा, ये तो होता है। बट सर इसको एंड थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा डाइसी इसलिए भी है, या मतलब डिफरेंट वे से भी देखो कि यार क्लाइंट ए है, टेक्नीशियन वही चीज़ वो क्लाइंट को बता रहा है, तो क्लाइंट ए को लगता है कि यार टेक्नीशियन बहुत पुशी है। बट क्लाइंट बी है, क्लाइंट बी समझने की कोशिश करता है कि हाँ यार ये जो है सही बता रहा है टेक्नीशियन कि ये जैसे सुशांत ने बताया कि ये प्रोसेस है, ये फॉलो करना है, ये होम केयर इसलिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो आपने सर्विस कराया तो 30-40 वॉशेस तक टिकेगा। तो ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। बट कई बार ऐसा होता भी है कि नेसेसिटी नहीं होती तब भी ओवर सेलिंग होती ही होती है। होती है सर, हम्म, होती है। सर कई जगह होती होगी, मैं मानते हैं, बट हमें हमारे स्टाफ को ये ट्रेन जरूर किया जाता है कि वो प्रॉपर नॉलेज दे, नॉलेज जरूर प्रॉपर ट्रांसफर दे, जो भी उन्होंने ट्रेनिंग में सीखा है वो आगे जरूर कस्टमर तक जाए। अब प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है वो कस्टमर पे डिपेंड करता है और उनकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। बट हाँ, ज्यादा पुश ही नहीं लगना चाहिए। एंड लाइक ही सेड कि क्लाइंट ए क्लाइंट बी, अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्लाइंट ऑल्सो। पर्सपेक्टिव अलग या है। Correct. सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। सो बेसिकली इसके अंदर एक पॉइंट और भी है जो सैलून इंडस्ट्री का एक डार्क सीक्रेट है। सो बेसिकली बहुत सारे सैलून्स क्या करते हैं, जब उनके पास डेडिकेटेड प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है या डेडिकेटेड ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है, सो वो सैलून का ओनर्स का प्रेशर रहता है उनके ऊपर, सो वो उसमें ना रॉन्ग सेलिंग करते हैं। सब्स्टिट्यूट देते हैं। राइट, नॉट सब्स्टिट्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉट वरुण का। सब्स्टिट्यूट। लेट्स सपोज आप आए, आपके हेयर में केराटिन की रिक्वायरमेंट है और आपके पास केराटिन खत्म है स्टॉक में, आपके पास स्टॉक नहीं है, तो वो क्या करता है, आपको नैनोप्लास्टिया चिपका देता है। सो आपके हेयर में नैनोप्लास्टिया की रिक्वायरमेंट नहीं है बट उसने नैनोप्लास्टिया दे दिया। राइट। वो वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेट्स सपोज किसी के बालों में केराटिन की नीड है और उसके पास केराटिन भी नहीं है एंड नैनोप्लास्टिया भी अवेलेबल नहीं है, सो वो आपको स्मूथनिंग कर देता है केराटिन बोल के। कुछ सैलून्स क्या करते हैं कि मैम हम आपको केराटिन कर रहे हैं, हमारी केराटिन ना स्पेशल है, ये आपको 10 महीने का तक स्ट्रेट बाल रखेगी। वो केराटिन नहीं करते हैं, वो स्मूथनिंग करते हैं, बिकॉज कोई भी प्रोटीन ट्रीटमेंट 3 महीने से ज़्यादा आपके बालों में स्टे नहीं करता है, बिकॉज एवरी टाइम यू वॉश योर हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट धीरे धीरे रिंस आउट होता है। ये सैलून इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट है जो मैं यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ। एक और डार्क सीक्रेट, वो जो याद है बीच में एक चीज आई थी, कैरा स्मूथ कैरा स्मूथ कैरा स्मूथ, राइट कि आप पहले तो होता क्या था, कस्टमर यूज्ड टू कम, हमें पता चला है पहले आप हमारी करोगे रिबॉन्डिंग, और नहीं पहले आप हमारी करोगे स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग और उसके बाद आप कर दोगे केराटिन। तो ये भी एक नया ट्रीटमेंट बन गया था, जबकि ऐसा कोई ट्रीटमेंट था ही नहीं। Am I आजकल right, तो एक वरुण? और भी Right, ट्रीटमेंट right, आया right. हुआ है केराटिन के अलावा भी जो चलता है जस्ट बोटॉक्स, राइट। तो बोटॉक्स इज ऑल्सो अ प्रोटीन ट्रीटमेंट। तो बेसिकली देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन केराटिन एंड अ बोटॉक्स। बेसिकली अब मैं यहाँ, ये पॉडकास्ट इसलिए नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे बोटॉक्स और केराटिन का फर्क समझाऊं। वो जो मैं डार्क सीक्रेट वाली बात बताई है आपको, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो जब भी क्लाइंट जाता है तो उनको नेसेसिटी होती है, उनको चेक कर, इवन नॉट नेसेसिटी, उनको हमेशा चेक करना चाहिए कि जो बालों पे उनका प्रोडक्ट लगाया जा रहा है, जो स्किन पे प्रोडक्ट लगाया जा रहा है, इज इट ओरिजिनल और नॉट। वो उनको खुद से चेक करना चाहिए बाय फिजिकली कि आप मेरे ऊपर जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, क्या आप वही मेरे ऊपर प्रोडक्ट लगा रहे हो जो आपके पास, जो आपने मुझे कमिट किया है, या आप बोल कुछ रहे हो और लगा कुछ रहे हो। तो हमेशा सबको ये चेक करना तो ऐसे चाहिए। पर्टिकुलर आई थिंक टूल्स भी होंगे जिनसे आप पहले चेक कर सकते हो, कंसल्टेशन दे सकते हो, उसके बाद प्रोडक्ट अप्लाई हो सकता है। या वी हैव डेडिकेटेड स्कैल्प कैमरा क्या? जिसके थ्रू आप स्कैल्प चेक करते हो। स्किन चेक, नॉट अ स्कैल्प कैमरा, इट्स अ बेसिकली अ कैमरा, बेसिकली जिससे आप स्किन चेक कर लेते हो, हेयर चेक कर लेते हो, स्कैल्प चेक कर लेते हो। वो डेडिकेटेड टूल आता है प्रॉपर कंसल्टेशन के लिए। लाइक जैसे आप लोगों ने भी एक्सेप्ट भी किया है कि यस ओवर सेलिंग होती है सैलून में, क्या ये एक सबसे बड़ा बिगेस्ट रीजन होता है सैलून के फेल होने का?
नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ यही रीज़न होता है, और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं सैलून फेल होने के। लाइक सबसे ज़्यादा तो एक है कि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हो। आप क्लाइंट को जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको नहीं देते हो। क्लाइंट के साथ डिसऑनेस्टी करते हो, बिकॉज़ आपके पास जो प्रोडक्ट्स नहीं है उसके बाद भी आप सोचते हो कि कुछ ना कुछ तो देना है। सो एक वो गलत तरीका है, उससे ना आप ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते हो, बिकॉज़ क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है आपने उससे उसके पैसे तो ले लिए, बट अब वो उसको डिलीवर नहीं कर पाए जो उसको एक्चुअल में नीड थी। वैल्यू फॉर मनी नहीं दे रहे आप एग्जैक्टली, उसको। वैल्यू फॉर मनी आप नहीं दे पाए। हम्म। सो क्लाइंट थोड़े टाइम तक ही आपसे पागल बन सकता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं। और इस तरीके से फुटफॉल टूटता है एंड देन ऑब्वियसली क्लाइंट का जब ट्रस्ट ब्रीच होता है, जब उसको लगता है यार मैंने इतना पे किया, मुझे उसका वैल्यू फॉर मनी नहीं मिला, वो वहां जाना बंद कर देता है और धीरे 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 वो दुकान बंद हो जाती है। कस्टमर भगवान है, कस्टमर किंग है। अगर आप कस्टमर को बनाओगे तो जब कस्टमर बनाने पे आएगा तो फिर आपका सैलून ज्यादा नहीं चल पाएगा। आप बोल रहे हो कस्टमर किंग है, बट सैलून के अंदर तो क्वींस भी है। वेरी इंटरेस्टिंग। बट अगर इफ यू टेक अ स्टेप बैक एंड देन सी कि फेल होने का डेफिनेशन क्या है। फेल होने का डेफिनेशन ये है कि आप लगातार आपका ओपेक्स जो है आपके सेल से ज्यादा है, तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो अब उसका रीजंस, जैसे हमने टच बेस किया था पहले पॉडकास्ट में, कि लोकेशन एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स घूम फिर के ना वही पॉइंट पे आती हैं, दिस विल मेक और ब्रेक द गेम। राइट। तो आपको ये सारे चीजें पहले से बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, एंड ब्रांड इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, और टू चूज द राइट ब्रांड इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। बट यहाँ पे एक चीज बहुत देखने को मिलती है कि जब एक सैलून ओपन होता है, हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी उसके पीछे होती हैं, जी। राइट? एक ओनर का माइंडसेट ये होता है कि मैं रेंटल्स में पैसा बचा लूँ, या रेंटल्स में उसके अलावा ऑपरेशंस में पैसा बचा लूँ, या हायरिंग में पैसा बचा लूँ। ये सारा कुछ करने के बाद भी बहुत हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। बट स्टिल उनका माइंडसेट कभी भी इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करता कि मार्केटिंग में मैं इक्वली स्पेंड करूँ। अगर मैं एक जगह पे रेंट पे पैसा बचा रहा हूँ, तो आई नीड टू बी वेरी प्रिपेयर कि अगर मेरा लोकेशन डिप है तो मैं मार्केटिंग में ज़्यादा स्पेंड करूँ। ये एक अभी भी एक गैप क्यों है इस इंडस्ट्री के अंदर? सर, वो ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं जहाँ पे लोगों ने बोला है यार मैं थोड़ा कम रेंटल वाला प्लेस ले लूंगा, लेकिन इतना पैसा मैं मार्केटिंग में इन्वेस्ट करूंगा। वो नहीं चलता। ओके। जो दिखता है वो बिकता है। एग्जैक्टली। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब वो लोकेशन पे रहो, आप उसके ऊपर मार्केटिंग से खर्चा करो, भले मार्केटिंग का एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, बट अगेन वो डिसाइड होता है आपसी में बैठ के कि कितना स्पेंड करना चाहिए, बट वो जो दिखता है वो बिकता है। But branding and marketing is very important, no doubt, and it is a continuous process. जैसे आप डेली दिन में 3 बार खाना खाते हो, ऐसे ही आपको डेली, वीकली, मंथली मार्केटिंग कंटिन्यू करनी पड़ती है। और मार्केटिंग के ना एक और फंड है, यू कैन नॉट ब्रेक द मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल, आपने एक मार्केटिंग शुरू करी, आपने 7 दिन करी, आपने 8वें दिन बोला नहीं यार आज नहीं करते, नो, आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। मुझे ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं है मार्केटिंग के बारे में, एल्गोरिदम्स और गूगल के बारे में, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर आप कोई भी चीज़ जब कंसिस्टेंटली चल रही होती है तो वो धीरे धीरे क्रूजिंग मोड पे आ जाती है, वो और फिल्टर होने लगती है और अच्छी लीड्स आने लगती है। जैसी वो लीड्स अच्छी आने लगती हैं या हमारी मार्केटिंग स्मूथ होने लगती है, हम उस टाइम पे मन करता है चल आज मार्केटिंग बंद कर दे। तो हम दोबारा जब फिर मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, वी अगेन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। राइट। हम ऑलरेडी 60-70 पे क्रूज कर रहे हो, 60 या 70 की स्पीड पे क्रूज कर रहे होते हैं, बट जैसे मार्केटिंग रोकते हैं हमें दोबारा जीरो से स्टार्ट करना होता है। ऑप्टिमाइज नहीं होने देते आप, वो यही टाइम नहीं देते कि आपकी एड्स ऑप्टिमाइज हो या आपकी राइट। मार्केटिंग एक जगह So पे I जाके must ऑप्टिमाइज say हो। marketing is the daily practice and it is a continuous process जो 12 महीने चलती है। लाइक डे वन से आपको एक कॉस्ट लेके चलना, जस्ट लाइक योर एम्प्लॉय, इट्स ऑल्सो अ कॉस्ट जो आपको डे वन से लेके चलना है। बेसिकली जैसे सुशांत जी ने भी बोला है कि मेरे को मार्केटिंग की उतनी नॉलेज नहीं है। हर कोई अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होता है। सुशांत जी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है, एंड मार्केटिंग मेरा फॉर्टे है। सो मार्केटिंग के लिए मैं यही रिकमेंडेशन देता हूँ, जैसे कि सुशांत जी ने बोला ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सो बेसिकली बहुत सारे ओनर्स क्या करते हैं, उनको 10 दिन में रिजल्ट नहीं मिला, 25 दिन में रिजल्ट नहीं मिला, तो वो मार्केटिंग बंद कर देते हैं। बट उनको ना कहीं ये मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं जो उनको इस बारे में अवेयर कराती हैं कि सर इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसमें एक बड़ा कॉमन टर्म है जो आजकल लोग सब सुनते होंगे, CPL, कॉस्ट पर लीड। तो कॉस्ट पर लीड जैसे जैसे आप मार्केटिंग बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते जाते हो मार्केटिंग पे, आपका कॉस्ट पर लीड कम होता चला जाता है। इसलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ, जब भी आप अपना मार्केटिंग करते हैं, किसी भी मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते हैं, सो एटलीस्ट उनको 3 मंथ्स दो, ब्रांड को 3 मंथ्स दो, ताकि वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको रिटर्न्स ला के दे सके। लाइक वो टाइम भी लगता है, थॉट राइट प्रोसेस मैच होने में, ऑप्टिमाइज होने में, चीजों राइट को राइट राइट परफॉर्म राइट। करने में। 3 से 6 महीने लगते हैं बिल्कुल।
अब बट रिजल्ट देना। सर मैं मतलब यही बोलूँगा क्योंकि मैंने पर्सनली फील किया है कि बहुत सारे लोग 1 महीने में बोलते हैं हमने पैसा डाला मैं रिजल्ट नहीं आया बंद कर दो। बट हर किसी को गलत टाइम है। चाहिए होता है। अगर आप जिम भी जाते हो तो 1 महीने में तो बॉडी नहीं बनती यार। ऋतिक रोशन बोलता है ना कि बॉडी बनाने में टाइम लगता है। तो बस वही वाला है यार, मार्केटिंग से फनल क्रिएट करने बिज़नेस में टाइम लाने में लगता भी है टाइम आपको, लगता है। राइट। सो अकॉर्डिंग टू यू दीज आर द की पैरामीटर्स जो एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए सैलून ओनर्स मिस करते हैं। राइट। बट अगेन देयर इज अ वन क्वेश्चन ऑफ माइंड कि एक लोकेशन के ऊपर ऑलरेडी अगर 4 सैलून ओपन है, ठीक है, सो एज पर योर एक्सपीरियंस आप अपना सैलून उस लोकेशन पे ओपन करोगे, और अगर आप ओपन करते हो तो उसको स्केल करने के लिए आपके पैरामीटर्स क्या होंगे? तो आई थिंक इसका बेटर आंसर रमेश जी दे पाएंगे। सर ओवर टू यू। बहुत बहुत सिंपल आंसर है इसका। लोहे के मार्केट में ही लोहा बिकता है। आप कहाँ जाओगे लोहा खरीदने के लिए? लोहे के मार्केट में। तो जहाँ 4 सैलून हैं, तो कस्टमर्स मतलब उनके पास चॉइस है, उनके पास ऑप्शंस हैं। तो ये या सैलून ओनर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, बट दैट विल ओनली पुश देम टू गिव बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो मैं तो पक्का खोलूँगा वहीं पे, यू मीन टू 5वां से कि सैलून। जहाँ फुटफॉल होगा बिल्कुल, वहाँ पे आपको बिल्कुल। बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा यस, एट द एंड ऑफ द डे। यस। आई कंप्लीटली एग्री विद रमेश जी, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस से भी मैंने यही देखा है, अगर किसी भी मार्केट में 4 सैलून है और वहाँ पे अगर 5वां सैलून आता है तो वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है। और उसके साथ साथ अगर उस मार्केट में पहले 1000 लोग आते थे ना, तो जब 5वां सैलून आता है तो वो 1000 लोगों के बदले अब वहाँ पे 2000 लोग आने लगते हैं। तो एक तरीके से एक मार्केट बन जाती है, एक कम्युनिटी बन जाती है कि अगर हमें किसी सर्विस के लिए जाना है या किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए जाना है, तो एक सैलून ब्रांड ए यूज़ कर रहा है, दूसरा सैलून ब्रांड बी यूज़ कर रहा है, तीसरा सैलून ब्रांड सी यूज़ कर रहा है। तो पीपल हैव ऑप्शन कि हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी आप किसी मॉल में जाते हो, आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हो, तो व्हाट डू यू गो टू ओनली वन ब्रांड एंड बाय ईच एंड एवरीथिंग एंड कम बैक टू होम? Definitely try करते हैं, यू right. ट्राई यार, हम्म। यहाँ समझ नहीं आया वहाँ ट्राई करते हैं, यार यहाँ मेरे को समझ नहीं आया, मुझे यहाँ पे स्टाइलिश कॉन्फिडेंट नहीं लगा, मुझे मैनेजर ने अच्छे से ग्रीट नहीं किया, मेरे को गर्मी लग रही है, एसी नहीं काम कर रहा, बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट लाइक पार्किंग एक वन ऑफ द इशू होता है आज या के डेट में। पार्किंग ऑल्सो वन ऑफ अ बिग इशू। लाइक व्हाट रमेश जी सेड, लोहा तो लोहे की मार्केट में ही बिकता है और इस बात से मैं कंप्लीटली एग्री हूँ। अगर हम किसी जगह पे अगर 2 सैलून और दो दुकानें हैं या 2 सैलून है और वहां पे अगर 5 सैलून आ जाते तो वो मार्केट डेवलप हो जाती है, मार्केट बन जाती है। तो इसी को मैं ऐड ऑन करते हुए बोलूँगा, जैसे कि लेट्स सपोज किसी मार्केट में 4 सैलून है, सो वहाँ पे क्लाइंट एक सैलून में बहुत ज़्यादा रेगुलर है। वो एक सैलून में पेडिक्योर भी कराता है, मैनिक्योर भी कराता है, हेयर भी कराता है, ब्यूटी का सर्विसेज भी कराता है। सो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि क्लाइंट ना हेयर की सर्विसेज से खुश है बट पेडिक्योर या ब्यूटी की सर्विसेज से खुश नहीं है। राइट। सो वो ऐसा भी करते हैं कि जैसे कोई मार्केट में नया सैलून आया, क्योंकि ऑलरेडी वो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, हेयर उनका फिक्स है। अब मार्केट में कोई नया सैलून आता है, हो सकता है वो हेयर के लिए वहाँ ना जाए बट ब्यूटी और मैनी पेडी के लिए वहाँ जाए। तो देयर इज अ हाई चांसेस जब भी मार्केट में कोई नया सैलून खुलता है, सो लोग उसको ट्राई करने के लिए आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन ऑफर्स एज वेल कि वो सैलून पेडिक्योर पे Right. ज्यादा ऑफर चला रहा है या फेशियल के उसका ज्यादा ऑफर चला रहा ऑब्वियसली है। कोई भी मार्केट में नया चीज बनेगी तो वो ज्यादा अपग्रेडेड होगी टेक्नोलॉजी वाइज, एम्बियंस वाइज। तो जनरली लोग आते हैं ट्राई करने के और लिए। मुझे लगता है मनीष, अब ना लोग ऑफर से ज्यादा ना, जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जिन्हें नॉलेज है, जो वेल ट्रेवल्ड है, दे गो फॉर द ऑथेंटिसिटी, दे गो फॉर द ओरिजिनलिटी, दे गो फॉर द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। बिकॉज प्रोडक्ट कॉन्शियस है वो हाँ, लोग प्रोडक्ट ज्यादा। कॉन्शियस, दे वांट कि हमारे ऊपर जो भी प्रोडक्ट लगाया जा रहा है वो हमारे कंसेंट से ओरिजिनल लगाया जाए। क्योंकि जैसे है इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ ना, कि आप जब आप शैम्पू स्टेशन पे बैठते हो, पूरा सर ऊपर करके बैठते हो, आपको नहीं पता पीछे कौन क्या लगा रहा है। राइट राइट। राइट। इसलिए ये जो बहुत सारे लोकल सैलून्स हैं, जो आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि सैलून क्यों फेल हो जाते हैं, तो उसके पीछे एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है कि लोग पैसे बचाने लगते हैं। मतलब सैलून ओनर्स ब्रांड मतलब प्रोडक्ट्स में मिक्सिंग शुरू कर देते हैं। आपके पास पीछे बॉटल तो पड़ी है ए ब्रांड की, बट उसके अंदर प्रोडक्ट डाला हुआ है जेड ब्रांड का, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। सो मैं इसमें ये ऐड ऑन करता हूँ, हर सैलून ऐसा नहीं करता है, बिकॉज कुछ जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, जो क्लाइंट ज़्यादा शॉर्टकट मारना पसंद करते हैं, सो बेसिकली उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, नॉट विद एवरीवन। राइट, कंप्लीट। ऐसे में अगर हम यही बोलेंगे तो ऐसे में वो बेचारे ओनर्स या वो सैलून पिस जाएंगे जो 100% ओरिजिनल यूज कर मतलब रहे ये हैं, टिपिकली उनके बिकॉज लिए क्लाइंट का माइंडसेट ऐसा बन जाएगा, भाई ये मेरे को ठीक तो लगा रहा है ना। मतलब वो ना हर किसी को सस्पिशियस निगाहों से देखेंगे कि भाई
ये सही कर रहा है नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट ये टिपिकली उन ब्रांड्स के लिए या उन सलोन्स के लिए है जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हाईली प्रॉफिटेबल बनना चाह रहे हैं, राइट जस्ट डूइंग दीज मैनिपुलेशन। So basically जो hos- बेसिकली मार्केट खराब करना चाह रहे हैं। जैसे हम्म। फॉर छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जब मैंने करियर शुरू किया था मेरे बाद केराटिन आई थी, तो केराटिन आई थी, स्टार्टिंग ही प्राइस केराटिन का 8,000 रुपए का था, राइट, यही था। अब क्या हो रहा है, 1,100 रुपए में केराटिन, 1,900 रुपए में केराटिन। मतलब मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट ओरिजिनल ऑथेंटिक ओरिजिनल केराटिन की किट लगभग 40 से 50,000 रुपए की आती है एक सैलून के लिए। लेकिन आज की डेट में वही केराटिन रेप्लिका हो के मिक्स मैच करके, मतलब मैं नाम भी नहीं ले सकता, बट 2,000-2,500 रुपए की बोतलें मिल रही है केराटिन की, और लोगों ने लगा रखा है 1,100 रुपए में केराटिन, 2,000 रुपए का, एंड देन दीज कस्टमर कम टू अस कि वो तो 2,000 रुपए में कर रहे हैं। सो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ। जब भी आप किसी सैलून ब्रांड में जाते हैं एंड एक रेप्यूटेड ब्रांड का आपको ट्रीटमेंट बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आप उनके प्रोडक्ट्स को बाय हैंड फिजिकली चेक करें। उसके पीछे एक QR कोड होता है, आप उसको स्कैन करें, उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इतना काफ़ी होता है प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। बट डोंट यू थिंक सो कि लोग QR भी रेप्लिकेट कर लेते हैं? सर QR रेप्लिकेट कर लेते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कर लेते हैं, बिकॉज आप अब सैलून में क्या होता है कि बहुत सारे सैलून्स अपनी खाली बॉटल्स को मार्केट में बेचते भी हैं। लेट्स सपोज अभी बीच में एक केराटिन ब्रांड के साथ हुआ था, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, कि लेट्स सपोज क्या होता था वहाँ पे, जैसे आप एक ब्रांड के यूज़र हो और वो ब्रांड की बॉटल मार्केट में 40-50 हज़ार रुपए की आती है, आपने वो बॉटल कंज्यूम कर ली और वो मार्केट में आपकी बॉटल 3-4 हज़ार रुपए की बिक जा, खाली बॉटल। ओके। हाँ, उसमें आप प्रोडक्ट को रिफिल करके बेचते हैं, जिसको आप बोल के जनरली वो 4-5 हज़ार रुपए का ट्रीटमेंट होता है, आप वही सेम ट्रीटमेंट 2,000 रुपए में दे देते हैं। सो तो ये ये खाली बॉटल्स लेता कौन है? खाली बॉटल सर, लेट्स सपोज एक मैं सपोज नहीं बोलूँगा, डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ, जैसे कि भंगार वाले टाइप्स के होते हैं, ऐसे सैलून में ना बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जो आपको बहुत सस्ते में प्रोडक्ट अवेलेबल करा देते हैं। हर ब्रांड का ना एक प्रोडक्ट का एक मार्जिन होता है बेसिकली। अगर कोई उससे ज़्यादा मार्जिन पे आपको दे रहा है, देयर समथिंग फिशी। अब जैसे गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड का रेट आज 90,000 प्लस है, आपको कोई 45,000 रुपये में देगा तो आप नहीं लोगे, बिकॉज आपको उसकी अवेयरनेस है ना। सो यहाँ पर बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, उसके चक्कर में वो ज़्यादा डिस्काउंट के पीछे भागते हैं और अल्टीमेटली ऐसा प्रोडक्ट ले लेते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होता, जस्ट फॉर द शॉर्टकट। और एक डार्क सीक्रेट है ये। हाँ, बिल्कुल डार्क सीक्रेट है सर। तो आजकल एक जनरल फिनोमिना है कि लोग बैड एक्सपीरियंस भी फेस करते हैं सैलून्स के अंदर, बी स्टाइलिस्ट के एंड से कोई गलती हो गई या सर्विस में कोई गलती हो गई, तो आप इन बैड एक्सपीरियंसेस को पहले तो कैसे कैटर करते हो, एंड ऑन टॉप ऑफ इट उस पर्टिकुलर कस्टमर को आप लॉयल कस्टमर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? ये पॉइंट ऑफ व्यू आप बताओ अपना, क्या है इसके ऊपर आप? सो जब देखो, इसका स्ट्रेट क्लियर फॉरवर्ड आंसर है, बैड एक्सपीरियंसेस होते क्यों हैं? बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं बैड कंसल्टेशन की वजह से। बैड कंसल्टेशन क्यों होती है? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसके स्किन पे मिलास्मा का प्रॉब्लम है, एक्ने का प्रॉब्लम है, और ब्यूटिशियन को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो कोई भी फेशियल दे दे रही है उसको। बट यहाँ ना अब पिक्चर में ऐड ऑन होता है एस्थेटिक्स। जैसा कि हम अपने ब्रांड में एस्थेटिक्स लॉन्च कर रहे हैं, सो वहाँ पर कुछ फेशियल्स, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो फेशियल से ठीक नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, वी हैव अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट विद अस, वी हैव प्रॉपर क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट विद अस, जो आपकी स्किन को अच्छे से डायग्नोस करते हैं एंड आपको प्रॉपर कंसल्टेशन देते हैं, जिससे आप उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाएँ और कॉम्बैट कर पाएँ। ये थ्रू फेशियल्स नहीं हो सकता है, ये क्लिनिकल फेशियल्स से हो सकता है, जिसमें डेडिकेटेड प्रॉब्लम का डेडिकेटेड सॉल्यूशन होता है। अब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज कि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है सन एक्सपोजर की वजह से। और वो होता क्यों है? जब हम सन में जाते हैं विदाउट द SPF, तब हमारी बॉडी से मेलानिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। मेलानिन जब प्रोड्यूस होता है तो उससे हमारी बॉडी में डार्कनेस आता है। तो अब इसका एस्थेटिक में एक सीधा सिंपल फंडा है। हम बहुत सारे ऐसे, जैसे मीज़ो हो गया, अब मीज़ो एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आपके मेलानिन को कम करने के लिए, और जिससे आपका वो जो मेलानिन है वो कंट्रोल होता है और जिससे आपको एक फेयरनेस मिलती है। वो थ्रू द फेशियल्स पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्लाइंट के बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्योंकि जो भी फेशियल्स हैं वो सस्ते नहीं आते, 5,000, 7,000, राइट। 10,000। और जब क्लाइंट इतना ज़्यादा स्पेंड करता है और उसको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो वो सैलून स्विच करता है।
तो ये वन ऑफ द रीजन है, या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं बहुत लाइक? सारी रीजन हो सकते हैं, मैं पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा हूँ बिकॉज प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट फेड अप होकर सैलून छोड़ देता है। लाइक यू आस्क कि मल्टीपल रीजंस होते हैं, हाँ, और भी मल्टीपल रीजंस होते हैं। एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट क्लाइंट्स एंटर इनटू योर सैलून एंड द मोमेंट्स ही गेट्स आउट फ्रॉम द सैलून। तो ये पूरा एक एंटायर एक्सपीरियंस होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो जब वो आया, उसको मैनेजर ने कैसे ग्रीट किया, क्या मैनेजर ने उसको हाथ से दिखा दिया, उसने बोला हेयर कट, मैनेजर ने बोल दिया वहाँ चले जाओ, या वो खुद चले गया, प्लीज कम मैम, जाके उसकी चेयर खींची, उसको बिठाया, पूछा मैम वुड आई सर्व यू, वुड यू लाइक टू हैव अ टी और अ कॉफी, पानी पूछना नहीं है, पानी देना है। वो आके बैठा है, उससे सर्विस कराई। जब स्टाइलिस्ट आया उसने कैसे, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे क्लाइंट फिनिकी होते हैं हाइजीन को लेके, और होना भी चाहिए। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। मैंने ऐसे बहुत से सैलून में हूँ, मुझे वॉशरूम नहीं क्लीन मिलता। मैं भी जब अपने इस सैलून में था, ये पिछले इतने सालों से जो मैंने सैलून में काम किया है, मैं जब भी कोई सैलून विजिट करता था, आई ऑलवेज यूज्ड टू चेक वॉशरूम, हाइजीन चेक। बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे क्लाइंट खराब होता है। बैड सर्विस, बैड एक्सपीरियंस, अनक्लीन टॉयलेट, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट अगर आप समझते हो कि बैड एक्सपीरियंस हो गया, तो क्या करोगे एज अ सैलून ओनर? आप सबसे पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो करेक्ट। कि हाँ मैम, यस सर, गलती हुई है, ठीक है, ये हम इसको फिक्स करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि एम्पैथाइज करो, हाँ, प्रॉब्लम एक्सेप्ट करो, बट उसके बाद सॉल्यूशन देखो। जब क्लाइंट देखता है कि सैलून ओनर मेरे सामने ठहर के, खड़ के, अब वो खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो वहाँ पे वो क्लाइंट का ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कंफर्ट करेक्ट, लेवल वो सैलून पे वापस आने का बढ़ जाता है कि यार करेक्ट। मेरे साथ कुछ गलती होगा तो कोई मेरा देखने के लिए तो है। राइट। ये इंपॉर्टेंट लाइक होता एक्सेप्टेंस इज द की। है। एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम से भागो मत। ओके, सो इंडिया में अभी भी कैसा है कि सैलून को अभी भी एक ओकेजन बेस के लिए रखा हुआ है लोगों ने, राइट? कहीं पार्टी होगी, फंक्शन होगा, तभी लोग जाएंगे। सेल्फ केयर है, बट अभी भी ना वो पॉपुलेशन बहुत कम है जो सेल्फ केयर के लिए सैलून में जा रही है। तो आपको क्या लगता है ये माइंडसेट कैसे बदलेगा लोगों का मार्केट के अंदर? मनीष, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ बिकॉज ये माइंडसेट पहले हुआ करता था लोगों का। आजकल लोग अपना प्री वेडिंग शूट कराते हैं, पोस्ट वेडिंग शूट कराते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्री बेबी वाले को क्या बोलते हैं, बेबी शार। नहीं, नहीं। पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी कराते हैं, प्री प्रेगनेंसी कराते हैं, और बच्चा होने के बाद को क्या बोलते हैं, मटर्निटी बट शूट अगेन वरुण, कराते आप हैं। ओकेजन्स पे जा रहे हो ना। मैं सेल्फ केयर की बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पे कि ओकेजनली क्यों जा रहे हैं लोग। मतलब मेरा एक रूटीन ऐसा क्यों नहीं बनता कि लेट्स सपोज इफ आई एम कमिंग फ्रॉम माय वर्क एंड मुझे लग रहा है कि बहुत एग्जॉस्टिंग था मेरे लिए कि मुझे कल जाके एक पेडिक्योर करवाना चाहिए या एक अच्छा फेशियल करवाना चाहिए। वो थॉट प्रोसेस नहीं है लोगों का। उनको लगता है कि संडे को जाना है, हेयर कट बियर्ड कराना है, या फीमेल को किसी और चीज़ के लिए जाना है, जो बेसिक चीज़ उनको करानी है उसी के लिए जा रहे हैं लोग। बट अभी भी वो ट्रेंड नहीं है कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं पता कि मेरे फेशियल कराने की मुझे मंथ में एक बार करवाना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेरा स्किन का यू कैन से कि हाइजीन लेवल कितना अच्छा रहने वाला है, या मेरा मॉइस्चराइजिंग लेवल कितना अच्छा रहने वाला है स्किन का। तो ये चीज़ लोगों को नहीं पता है अभी भी। तो अभी भी लोग रखते हैं ओकेजन बेसिकली, देर आर पॉपुलेशन, बट आई थिंक वो है कि सेल्फ केयर वाली पॉपुलेशन अभी भी बहुत कम है। वो मनीष देखो, वो रहेगी। आप सबसे सब कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि while being when I was a manager, तो there's a lady, she is going for her delivery, बट वो डिलीवरी में जाते हुए रास्ते में हॉस्पिटल जाते हुए she spent 2-3 hours in a salon, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी she won't be able to go out for next 40 days from house. There's some ritual in Hindu family and a kind of a thing. तो वो अगले 40 दिन बाद वो बाहर नहीं निकल सकती थी। तो वो अपनी डिलीवरी से पहले, while going towards the hospital, she has spent 2-3 hours in a salon and get all the services done so that कि आगे जाके मेरे को प्रॉब्लम ना आए। तो आपको हर टाइप का कस्टमर मिलेगा। ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और ऐसे भी लोग हैं जिसके पैर पे भी कोई पैर रख दे तो वो उसको भी वॉश करके, क्लीन करके पूरा उसको अच्छे से साफ करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। Okay, so before winding up, lastly, being salon industry experts, आप ऑडियंस के लिए क्या गोल्डन टिप देना चाहोगे? मैं एक्चुअली इसमें गोल्डन टिप ये देना चाहूँगा, 2 तरीके से देना चाहूँगा। एक मैं देना चाहूँगा
गेस्ट के लिए, गेस्ट मतलब कस्टमर्स। वाई आई यूज दिस वर्ड गेस्ट, बिकॉज मैं हमेशा अपने पूरी इंटायर करियर में मैंने हमेशा सारे सलॉन्स के को यही समझाया है, द पर्सन हु इज कमिंग इन is a guest, not a client, not a customer. The way you take care of your guests, your रिश्तेदार at your home, same way you have to take care of them. तो मैं दूसरा मेरा पार्ट है एक फ्रेंचाइज ओनर के लिए, या जो भी नए लोग फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, फ्रेंचाइज देखना चाहते हैं, मैं दोनों के लिए टिप देना चाहूँगा। पहली मैं फ्रेंचाइज के बारे में बोलना चाहूँगा। तो जितने भी फ्रेंचाइज पार्टनर हैं जो आगे सलॉन करना चाहते हैं, या फ्रेंचाइज सलॉन बिजनेस खोलना चाहते हैं, या किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, तो उन्हें हमेशा पूरी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। उन्हें एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी से हमेशा फीडबैक लेना चाहिए। उन्हें उनका पूरा मॉडल समझना चाहिए, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए, उनकी टीम चेक करनी चाहिए कि टीम में कौन कौन है, क्या क्या है, क्या आप प्रोवाइड करते हैं, क्या आप नहीं करते हैं, ऑल डूज एंड डोंट्स एंड एवरीथिंग। तो ये मेरा एक फ्रेंचाइज के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिजनेस पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा मेरा है गेस्ट के लिए, क्लाइंट्स के लिए, कि कोई भी क्लाइंट, कोई भी सलॉन का ब्रांड अगर विजिट करता है, सर्विस कराता है, तो वो क्लाइंट मेक श्योर करे कि उसके साथ, उसके ऊपर, और उसको जो भी चीज़ सजेस्ट की जा रही है, जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है, वो उसको डबल चेक जरूर करे, बिकॉज डबल चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करें एंड उस चीज के लिए अवेयर भी रहे जो Yeah, चीज होने वाली है। और आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स है, राइट? तो अगर आप किसी भी सलॉन में जा रहे हैं और आपको कोई भी सर्विस करानी है, तो उसके लिए अच्छे से पूरी नॉलेज और गूगल करके जाए, सो दैट आपको वहां जाके कोई बेवकूफ ना बनाए। बट ये भी तो बोलते हैं गूगल सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही नहीं देता, कुछ चीजें कंसल्टेंट को भी पता है वहाँ पे ज्यादा। सर वो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो गूगल देता ही है बेसिक बहुत ही बेसिक ही चाहिए। आपको कोई टेक्नीशियन या स्टाइलिस्ट हो ना बनना है, आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग फॉर दिस फेशियल, तो फेशियल के ये 7 स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स करने का तरीका है, और ये ऐसे ऐसे होता है, और इसकी ये टाइम ड्यूरेशन है। आपको बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आप एक फेशियल के लिए गए, आपको किसी ने चेयर पे बिठाया, 15 मिनट में मुंह रगड़ के बाहर कर बोल दिया सर हो गया। राइट? तो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं बस। सर मेरा एक थॉट है यहाँ पे, टिप तो नहीं है, टिप तो सुशांत जी ने दे दिया। सर ये थोड़ा ना इंडस्ट्री बदनाम भी है, बट एक्चुअली बदनाम है थोड़े सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल की वजह से। ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा है, हम लोगों ने बिलीव किया है इंडस्ट्री में, हमारा करियर हमने ये पूरा दाव लगाया, करियर दाव पे लगाया है यहाँ पे। तो ये इंडस्ट्री उतना बदनाम नहीं है, मतलब ये अच्छा इंडस्ट्री है। तो जो भी नए लोग आ रहे हैं, आने चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, दिस इज़ अ गुड इंडस्ट्री टू बी इन। सो मैं अपने गेस्ट को यही टिप देने वाला हूँ कि आप हमेशा ऑफर्स के पीछे मत भागो। ऑफर्स के पीछे क्या प्रोडक्ट्स यूज हो रहा है और वो आपको सस्ते में क्यों मिल रहा है, थोड़ा उसके ऊपर भी रिसर्च करो। दैट इज द टिप ऑफ द डे। R&D इज इम्पोर्टेंट बिहाइंड। बेसिकली R&D इज इम्पोर्टेंट। सो सिंस अभी जैसे 24/7 जिम्स का एक ट्रेंड चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक पेन एरिया है इस मार्केट का, कि जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको वर्किंग डे में टाइम नहीं मिलता जाने के लिए, दे ऑल आर वेटिंग फॉर वीकेंड्स ओनली। तो आपको लगता है आगे जाके कोई कॉन्सेप्ट्स ऐसे आएंगे 24/7 सलॉन्स के भी? सर 24/7 सलॉन्स के बारे में मैं अभी उतना नहीं बता पाऊंगा, बट यस हमारे पास प्लान्स हैं। हम अपने आउटलेट्स को थोड़े सर्टेन की लोकेशंस के आउटलेट्स जो होंगे वो हम लेट नाइट तक चलाएंगे, ये हमारे पास है प्लान। इट्स इन द रोड मैप, यू आर सेइंग? यस, इट्स इन द रोड मैप। यस। Okay. So thank you so much, Varun, Sushant, and Ramesh, for sharing such honest and eye-opening insights. So आज के एपिसोड ने सलॉन इंडस्ट्री का वो साइड दिखाया जो आमतौर पे कभी स्पॉटलाइट पे आता ही नहीं है, द रियल बिजनेस बिहाइंड द ब्यूटी। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन वैल्यूएबल लगी, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड समवन जो सलॉन स्टार्ट करना चाहता है या इस इंडस्ट्री को सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहता है। आई एम मनीष चावला, साइनिंग ऑफ फ्रॉम एपिसोड 1 ऑफ द वायरल रूम पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में with another level raw and powerful story. Until then, take care and please do share, like and subscribe our channel. So if you have any feedback or suggestion, do drop in the comment box. Thank you, Manish. It was great opportunity for us to be on this platform and speak about this amazing industry with everybody. Pleasure is mine, sir. Thank you, Manish, for having us at your podcast. It was a great experience to sharing all our thoughts and experiences with you on this podcast. Same It's here. a great pleasure. थैंक यू मनीष फॉर हैविंग अस ऑन योर पॉडकास्ट। आई होप मैंने आपके सारे आंसर्स बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली और ओपनली दिए हों। Definitely yes. एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा,
वी होप ये पॉडकास्ट सब लोगों तक पहुंचे एंड सलोन के जो इनसाइट्स हैं लोगों को पता चले एंड इससे वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो जाएं और उनका कोई काट ना पाए. बिग अपॉर्चुनिटी सलोन के लिए बोला. I बिग think ग्रोथ मेरा अपॉर्चुनिटी. बिग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना. मेरे पूरे फ्लो पैसे आप पे जा रहा है. जल्दी बोलो लास्ट में. भाई बोलूं क्या? चलो कहाँ चल रहा है? क्लोजिंग सेरेमनी. चलो